हमें बताता है कि अपने कल को आज से बेहतर कैसे बनाना है। इल्म एक ऐसी चीज है, अगर पुराने दौर में आप उठा के लेके आए, जैसे बेसिक बुनियाद इल्म की स्टार्ट की गई है, सब लेके आया, तो इल्म के लिए कहा गया कि इल्म वो चीज है, वो जरिया है जो समाज में, किसी भी समाज में इक्वालिटी, प्रोस्पेरिटी और पीस, जिसकी शायद आज के दौर में तो सबसे ज्यादा जरूरत बन गई है, कि इल्म वो जरिया है जो किसी भी समाज में इक्वालिटी, समानता, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली और पीस, शांति, इनके जरिए से आती है। ये दुनिया का हर स्कॉलर कहता है, हर बड़े से बड़ा विद्वान, हर बड़े से बड़ा आलिम यही कहता है कि इल्म ही वो जरिया है। अब आज के टाइम में अगर हम बात करें अपने इस माशरे की, डांसने की, जो मेरा यहाँ पे गुजारा हुआ वक्त है और मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक, तो दो बातें हैं, एक अच्छी है और एक थोड़ी सी बुरी है, थोड़ी नहीं ज्यादा बुरी है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव बात की बात करूं तो हमारे डांसने का जो एजुकेशन का जो क्या कहते हैं ग्राफ है, जो वो लेवल है, वो बिल्कुल ही इस तरह का है जैसा कि जहां जहां हम अक्सीरियत में है, जहां बाकी जगहों पे है। यानी कि एजुकेशन का ग्राफ हमारा बहुत नीचे है, बहुत हल्का है, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। पॉजिटिव बात में करूं तो पॉजिटिव बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब मैं बड़े बुजुर्गों से, जिम्मेदारों से, उनसे मैं बात करता हूँ तो हर आदमी को मैं फिक्रमंद देखता हूँ। हर आदमी फिक्रमंद है कि भाई एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, ये ग्राफ है, ये बढ़ जाए, ये बेहतर हो जाए, ये अच्छा बने, ये अच्छा हो। हर आदमी उसके लिए फिक्रमंद है और अपने अपने लेवल पे कोशिश भी कर रहा है। हर आदमी का जितना एक जैसा दायरा होगा उस हिसाब से वो कोशिश भी कर रहा है। एक बहुत बड़ी परेशानी जो आ रही है, जो बहुत बड़ी परेशानी आ रही है माशरे में, हमारे हर जगहों पे, स्पेशली जहाँ जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे आ रही है कि हमें एजुकेशन को लेके अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। वो बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो उनको वो माहौल तो है ही नहीं, साथ में उनके पास में अवेयरनेस नहीं है। कोई 5वीं से स्कूल छोड़ देता है, कोई 8वीं से छोड़ देता है, कोई 9वीं से, कोई 10वीं से। और ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे इकराम भाई जिक्र कर रहे थे कि 2.76 नियर बाई 3% का ही ग्रेजुएशन का रेशियो है हम लोगों में। मतलब हम ग्रेजुएशन में जो पहुंचते हैं 2.5 से 3% तक पहुंचते हैं, उसके बाद खत्म। हम 100 अगर हैं तो 100 में से सिर्फ 3 ही लोग ग्रेजुएशन तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद पहुंच नहीं पा रहे, वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। ग्रेजुएशन को मतलब वहीं खत्म हो जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी हमारे पास में एक मतलब परेशानी का सबब है, सोचिए। एक तो हमारी तादाद वैसे ही कम, परेशानियां वैसे ही बहुत सारी, और उसके बाद हम ग्रेजुएशन पे पहुंच ही नहीं रहे। आज के टाइम में एक बात करूं तो दो चीजें हैं दोस्तों, एक जानकारी और एक सर्टिफिकेट। आपने खूब जानकारी हासिल की हुई है किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज पे खूब जानकारी हासिल हुई है, उसको एंडोर्स करने वाला, उसको सर्टिफाइड करने वाला डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो कोई सिस्टम, कोई महकमा, कोई डिपार्टमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई लकड़ी का काम करता है, परफेक्ट इंजीनियर है, बेहतरीन इंटीरियर, बेहतरीन चीजें करने वाला है, किसी कॉर्पोरेट फर्म में एक जॉब निकली कि भाई हमें एक बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर चाहिए, और एक आदमी है जबरदस्त इंटीरियर का काम जानता है, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली कोई एजुकेशन नहीं ली हुई है। अब वो अप्लाई कैसे करे? अप्लाई करेगा तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहाँ पहले एक कैपिंग लगी हुई है कि मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो वहां तक उसको, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है वो उसको सर्टिफाइड एंडोर्स नहीं कर पा रहा। तो पैरेलल दो बातें हुई, एक तो जानकारी हासिल करनी है किसी भी एक फील्ड की बेहतर तरीके से, दूसरा वो डॉक्यूमेंट जो एंडोर्स करता है, जो सर्टिफाइड करता है कि भाई हाँ इसको काम आता है, ये पढ़ा मतलब ये काबिल है, तो वो हासिल करना है हमें। वो कहाँ से हासिल होगा? तो जो आपके पास में इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इदारे हैं, उनसे होगा। किसी से भी मैटर नहीं करता कि आप कहीं IMM से करके आए, आप आजाद से करें, अध्यात्मिक नगर कॉलेज से करें, या किसी से भी करें, आपको वो डॉक्यूमेंट हासिल करना है, क्योंकि प्राइमरी वो डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाइड करेगा कि आपको एलिजिबल बनाएगा किसी भी चीज में पहुंचने के लिए। इस चीज को लेके हमारे यहाँ पे अलग अलग 3-4 हमारी तंजीमें हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो पहले जौहर वेलफेयर सोसाइटी है, जो हमारे यहाँ के बड़े जिम्मेदार हमारे तफसीर भाई, जो अमीर साहब भी हैं यहाँ पे, उन्होंने इसको बड़ी फिक्र के साथ बाकी साथियों के साथ में लग के उन्होंने स्टार्ट करा 2 साल पहले, बड़ी मेहनत से उस पर काम करा, और उनका मेन मोटो था एजुकेशन को प्रमोट कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलिंग, काउंसलिंग, और क्या कहते हैं जो भी प्रोफेशनल कोचिंग है वो हम प्रोवाइड करें। उस चीज को लेके उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट कराया। अनफॉर्चुनेट ये हुआ बदकिस्मती से कि कोरोना आया, तो वो प्रोग्राम हमारा बड़ा सफर करा। हालांकि कंप्यूटर क्लास सबाब भाई और तफसीर भाई इसको लेके चला रहे हैं, और जितना जिस लेवल पे बन पाता है वो उस लेवल पे करके बच्चों को प्रमोट करते हैं। जॉब के लिए भी एक बच्चे को उन्होंने प्रमोट करा,
उसको कॉर्पोरेट में जॉब तक पहुंचाया उन्होंने। बच्चा डिजर्व करता था नहीं करता था। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ उस बच्चे के बारे में। एक बच्चा है लाल क्वार्टर से, कासिम। एक किसी कंपनी में एक बच्चे की जरूरत हुई कि भी एक बच्चा चाहिए, उसने ग्रेजुएशन करा हुआ था। उस बच्चे को मेरे पास भेजा, तो यकीन कीजिए पहली बार वो बच्चा मेरे साथ, पहली बार तो वो मेट्रो में चढ़ा। वो बोला मैं मेट्रो में फर्स्ट टाइम चढ़ रहा हूँ। वो मॉल में मेरे साथ पहली बार गया, अदर जगह पे भी पहली बार गया। अब दूसरी जो मैंने पहले एक बात एंडोर्स करी थी कि एक तो सर्टिफिकेट और नॉलेज। सर्टिफिकेट तो था उसके पास बीकॉम का, लेकिन नॉलेज और उसमें बिल्कुल खत्म, तो कोई उसे एक्सेप्ट कैसे करे। बहरहाल उसको अमीर साहब का बड़ा वो रहा कि उसको पहले ट्रेंड कराया, फिर उसको एक जगह पे प्लेस कराया। बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे रुतबे पे हैं, बड़े बेहतर जगह पे हैं, और वो रन करते हैं मिशन तालीम को। मिशन तालीम करीब पिछले 10 साल से दिल्ली में, हरियाणा में उनके बच्चों उस इकोनॉमिक सेक्शन, वीकर सेक्शन कोटे में बच्चों का एडमिशन कराना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड कराना, और एजुकेशन से रिलेटेड अदर बहुत सारी अच्छे लेवल पर मेहनत की है। बड़ा फायदा दिया है उन्होंने, लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है इस चीज़ से। तीसरे हमारे साथी हैं मिशन इंसानियत से अब्बासी साहब आ भी गए। अलमास अब्बासी साहब अलमासी फाउंडेशन को हेड कर रही हैं, और उनके साथ में है अजमल अब्बासी साहब जो जामिया हमदर्द में एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अब किस डिपार्टमेंट में है उस चीज़ को शायद वही बेहतर बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट की एचओडी है वो, उसके बारे में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। बीच में एक बात मुझे और याद आई कि एक अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग कोटेशन देते हैं। जब मैं उन कोटेशन को देखता हूँ तो इंग्लिश में कुछ कोटेशन आती हैं, और बाद में मुझे पता चलता है कि ये तो हदीस ही बयान है, ये तो हदीस है। ऐसा ही एक मतलब एक कोटेशन आई थी मेरे पास में, एक इंग्लिश में थी कि किसी फादर के, मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूँ, किसी फादर के पास अपनी औलाद को देने के लिए एजुकेशन से अच्छा, इल्म से बेहतरीन दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं है। ये एजुकेट आया था इंग्लिश में, एक जगह से किसी ने इंग्लिश में डाला। बाद में मैंने देखा कि यार ये तो पैगंबर, पाक पैगंबर की एक हदीस बयान, मतलब हदीस पाक है। ऐसा और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो खैर अब ये बातें जो हैं, इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, प्रोग्राम खींचेगा तो बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। इस बीच में धीरे धीरे करके हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं जो हमारे जौहर वेलफेयर को ऑर्गेनाइज, मतलब सोसाइटी को रन करते हैं, और साथ में वारिस निसा स्कूल चलाते हैं। मैं इनको बताऊं कि मैंने स्कूल विजिट किया लास्ट वीक, और जब स्कूल को मैंने विजिट करा तो टू बी वेरी फ्रैंक, भाई मैंने थोड़ी सी स्कूलिंग करी है, हल्की सी, हालांकि मेरी स्कूलिंग सरकारी स्कूलों में रही है, लेकिन आज का जो कंसेप्ट है, जो लोगों ने कॉर्पोरेट हब्स बना रखे हैं स्कूलों के नाम पे बड़े बड़े, और जिसमें ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को जाके पेरेंट्सों को लुटना पड़ता है जाके वहाँ पे, जो एक लोगों का वो है कंसेप्ट। तो जब मैं शबाब साहब के स्कूल में गया और जब मैंने वहाँ पे देखा, तो मैं देख के मतलब इतना, मतलब मुझे खुशी हुई, इतना खुशी हुई कि हमारे डासने में एक ऐसा विजनरी आदमी है जो इस लेवल पे सोचता है, जो कोई सोच नहीं सकता जिस लेवल पे जाके। तो शबाब भाई प्लीज कम एंड हैव। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लायक नहीं थे कि नईम भाई का ये ज़रा नवाजी है कि नईम भाई ने कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए कह दिया, लेकिन ये अच्छी बात है कि नईम भाई के हम मुंतज़िर हैं, उन्होंने बुलाया भी हमें और बोलने के लिए मौका दिया। ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेहमान हमारे सामने और बहुत कुर्बानियों के साथ मौजूद हैं, तो मैं अपने आप को इतना वो नहीं समझता। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और लर्नर हूँ, जो कि सीखने की कोशिश करता हूँ सभी लोगों के साथ में। मेरा गुज़र रहता है कि इंशाल्लाह जो है सीखने के लिए मिलता रहे, और जो भी चीज़ सीख करके हम बाहर से कोई कॉन्सेप्ट लेके आ सकें और उसको यहाँ साकार कर सकें अपने स्कूल में, और अपने बच्चों के ऊपर उनको हम फॉलो करके उन कॉन्सेप्ट्स को या उन थ्योरीज़ को और अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ा सकें इलाके के बच्चों के लिए, और जो कि हमारे अंडर प्रिविलेज्ड एक्चुअली सोसाइटी है, जो जिनकी रीच ज़्यादा नहीं है, कि जैसे कि बड़े बच्चे का बड़े आदमी हैं, कोई भाई ज़मींदार हैं या कोई भी पैसे वाले हैं, उनके बच्चे कहीं भी जा सकते हैं तालीम के लिए, उनके लिए सारे स्कूल खुले हुए हैं, बसें आ रही हैं, डीपीएस हैं, रियान हैं, गुरुकुल हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन एक जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो कि एक दुकान वाला है, फेरी वाला है, चाय वाला है,
या कोई भी एक आम मजदूर है, लेबर तबका है, उसके बच्चे कैसे तालीम हासिल करें, क्योंकि आजकल सिर्फ बच्चों के लिए तालीम ही काफ़ी नहीं है, क्वालिटी तालीम की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा स्कूल में या मदरसे में नहीं जा रहा, लेकिन यह है कि उसको कितनी अच्छी क्वालिटी की तालीम मिल रही है ये डिपेंड करता है। अब यह है कि उनकी रीच में रह करके और 300, 400, 500 की फीस में रह करके वो तालीम उनको कैसे हासिल हो जाए कि वो भी मेन स्ट्रीम में दाखिल हो सके। दिस इज़ ओनली द कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हमारा इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट का एक जेंट्री है और एक जेंट्री हमारी मदारिस की है, उसके बीच में बहुत बड़ी गहरी खाई है, जिसको जो कि दिन ब दिन और गहरी है कि कॉन्वेंट वाला बच्चा जो है वो मदरसे के बच्चे को देखना नहीं चाहता, ये सोचता है कि ये दीनदार नहीं है, ये इससे तो दीन चला गया। और कॉन्वेंट जो बच्चा है वो मदरसे के बच्चों को एक तरीके से बड़ी हकारत की नज़र से देखता है कि ये कौन टोपी वाला है, कुर्ते पजामे वाला बच्चा है, या इसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता। तो इन दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए, एक ब्रिज का काम करने के लिए ही इस विजन से हमने स्कूल कायम किया था कि दोनों ही चीज़ें हमारे जो हैं ज़रूरियात हैं। इल्म एक ही है असल में, अब उसको अलग बात है कि बांट दिया गया दीनी इल्म और दुनियावी इल्म में, लेकिन दोनों अब दो में बांट दिया है तो फिर दोनों की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है कि एक से ही काम चलने वाला है। तो हम वारिस निशा स्कूल में हम दे सकें और अपने बच्चों में या अपने किसी एक बच्चे को डेमो के लिए भी यहाँ बुला सकता हूँ। मेरे स्कूल की एक छोटी सी बच्ची है इरम, वो अपना एक डेमो प्रोग्राम यहाँ पर दे सकती है। इरम आ जाइए। तर्जमा जो धोखा दे वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 अस्सलामु क़ब्ल कलाम। तर्जमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अलैकुम बिस्सिद्क़। तर्जमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 इन्नमल अमालु बिन्नियत। तर्जमा अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हदीस नंबर 7 अत्तुहुरुल शत्रुल ईमान। तर्जमा पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8 मन इंतहा बनहुबतन फलैसा मिन्ना। तर्जमा जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9 अज-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तर्जमा जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 इस्तनिबुल गज़ब। तर्जमा गुस्से से बचो। हदीस नंबर 11 इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह। तर्जमा जब तुम कुछ मांगो अल्लाह ताला ही से मांगो। हदीस नंबर 12 अफ़ज़लुल अमाल इंदल्लाहि सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा। तर्जमा अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। हदीस नंबर 13 तौबा लिमन ताबा कसबुहु। तर्जमा खुशखबरी है इसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। हदीस नंबर 14 इज़ा दखलतु बैतन फसल्लिमु अला अहलिही। तर्जमा जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। हदीस नंबर 15 ला यदखुलुल जन्नतुन नम्माम। तर्जमा चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन। जिनकी एज आप 40 के आसपास होगी तो उन्होंने देखा होगा पिछले 20 साल में करीब करीब हर फील्ड में एक अलग ही तरह का चेंज आया है, चाहे वो कोई भी फील्ड रहा हो। ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, एंटरटेनमेंट ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आया है। और एक कहावत कही जाती है कि भाई आप बदलें या ना बदलें, जो बदलाव होना है वो तो हो ही जाएगा। चाहे आप साथ चलें या ना चलें, जो बदलाव होना है वो बदलाव तो हो ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो अब उसके साथ में हमारे साथ ये रहा कि जब वक्त बदल रहा था तो हम उसमें पीछे रह गए, काफ़ी पीछे रहे हम उसमें। शायद उसकी वजह यही रही कि हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसके साथ चलने को तरजीह नहीं दी हमने। उस पर बड़ी मतलब हमारी एक कमजोरी रह गई उस चीज़ पे। तो कोशिश यही है कि जो कमजोरी रह गई अब उस पर बेहतर से काम हो जाए, और अब जो आने वाला वक्त है उसमें जो बदलाव होना है उस बदलाव का हम हिस्सा अच्छे से बन जाए। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं अब बुलाता हूँ मिशन तालीम से हमारे अमेरिकन ग्रुप में शमशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मैं इस लायक नहीं कि मैं कुछ बता सकूं आपको, लेकिन मैं अपने तासुरात बयान करूंगा इंशाअल्लाह, जिससे आपको समझ पाएंगे कि कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। जिस कौम को इतना बेहतरीन रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला हो, जिस कौम के लिए पूरी दुनिया आगे पीछे सोच रही है कैसे आगे कौम में फलाह हो, और उस कौम के बच्चे इतने पीछे क्यों जा रहे हैं, इसकी एक ही वजह है कि हम एजुकेशन और दीन दुनिया दोनों से पीछे हो गए। एजुकेशन अगर दीन की और दुनिया की दोनों की बात करें, दोनों में पीछे हम।
जैसे ये बच्ची अभी यहाँ सुना गई इतनी सारी बातें, क्या ऐसे बच्चे हमारे कौम में और जगह हैं? बहुत मुश्किल से बच्चे मिलेंगे। माशाल्लाह यहाँ जो कुर्बानियां दे रही इन बच्चों के पीछे में, इस तरह के बच्चे और हमारे कौम में चाहिए। आज ये बात हो रही थी कि जब हम एमएनसी में काम करते हैं तो हमारे पास वो आते हैं, बहुत सारे रिज्यूम आते हैं, बड़े मुश्किल से ढूंढता हूँ तो कोई बच्चा मिलता मुझे एक आध। ऐसा क्या वजह हो गई कि बच्चे नहीं मिल रहे हमें? इसलिए हम जब 10 साल पहले हमने सोचना शुरू किया था कि क्या किया जाए ऐसे कि हमारे कौम के बच्चे भी आगे बढ़े, तो हमने एक तहरीक शुरू करी, इसका नाम है मिशन तालीम। 10 साल पहले हमने शुरू करी। तो हमारे कौम के बच्चे, ये बच्चा बेशक किसी, इसका बाप कोई और होगा, इसका कुछ नाम कोई और होगा, लेकिन ये बच्चा कौम का है। अगर इस तरह की फिक्र लेके हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। हमारे अपने बच्चों को पढ़ा लेना बड़ा आसान खेल है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, आगे बढ़ा लें, हम अपने घर के बच्चों को पढ़ा लें, बड़ा आसान काम है। लेकिन उन बच्चों का जो सोचिए जो गलियों में डोलते रहते हैं, वो भी तो हमारे कौम के बच्चे हैं। यही इन्हीं बच्चों की जो कामयाबी हमारे लिए कामयाबी बनेगी। जब एक भीड़ पैदा होगा स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा होगा, तभी उनमें से हमारे ज्यादा बच्चे कामयाब होंगे और आगे तक जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ पे एक डॉक्टर हो, हम यहाँ पे कोई स्कूल हो, वहाँ पे भी टीचर मुस्लिम हो, यहाँ पे कोई थानेदार हो, वहाँ पे भी हमारे लोग हों, हर जगह हमारे लोग हों, इकट्ठे होंगे, तभी जाके हमारी कौम में कामयाबी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब स्कूलों में बच्चे हों तो बहुत ज्यादा भीड़ पैदा हो स्कूलों में, तब जाकर के आज सिर्फ 3% बच्चे ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं, 3% बच्चे, वो जाकर के 4 या 5 हो या 10, हमारे कम से कम हमारी आबादी के हिसाब से उनकी तादाद बढ़े यहाँ पे। तो मेरा यही मानना है कि जब हम मिशन तालीम जब 10 साल पहले शुरू किया था, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम जाए कहाँ, लेके जाए बच्चों को कहाँ पे। तो उसी वक्त लोगों ने शुरू करी, सरकार ने एक RT नाम से एक कानून पैदा किया। जी मैं, मेरे पास वक्त कम है, खत्म करता हूँ। RT एक कानून बना जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन करके। उस एजुकेशन, उसमें ये एक कानून आया कि आप का बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ सकता है, जिसकी तफसील जानकारी हक साहब देंगे अभी आपको, और भी लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मेरे पास कम वक्त है। मैं इतने ही आपको एक बताना चाहूँगा कि मुझे जब तब दर्द होता है, और ये सब आप सबका भी दर्द यही है, जब अभी आप अखबारों में या बहुत सारे बच्चों का नाम आता है कि नीट क्लियर हो गया, या बहुत सारे पेपर में आते हैं कि इतना इंजीनियर क्वालिफाई करके IAS बन गए, चुपचाप आपकी आंखें ढूंढती रहती है कि इसमें हमारा नाम का कोई बच्चा मिल जाए। आंखें सबकी ढूंढती रहती है, लेकिन हम वो कोशिश नहीं करते। जब बच्चा हमारा छोटा 4 साल का या 5 साल का था, तो बच्चे पे मेहनत कैसे किया जाए कि बच्चे IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तब हमने कोशिश नहीं करी। इसी कोशिश के लिए मिशन तालीम दिन रात कोशिश मेहनत कर रही है कि हर स्कूलों में हमारे तादाद बच्चों की बढ़ाई जाए। चलिए शुक्रिया जनाब, आगे और कहने वाले बताएं। हमारे बीच में एक बहुत ही कीमती साथी हैं अजमल अब्बासी साहब। अजमल अब्बासी साहब HOD हैं जामिया हमदर्द में डिस्टेंस एजुकेशन सेक्शन में। जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या आज के टाइम में एक तरह से कहें कि एक कंसेप्ट ऑनलाइन का है वो अलग है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग से जो एजुकेशन लेते हैं उस डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। तो रिक्वेस्ट टू अब्बासी साहब, तो कोई नहीं कर दो ना। ओ मैं भेज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेहमान खुसूसी एंड आप सब लोग। मेरा नाम अजमल है और मैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में सेक्शन ऑफिसर हूँ। हाँ, और हमारी यूनिवर्सिटी में जामिया हमदर्द में वैसे तो मेडिकल के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं। वहीं एक पैरेलल एक हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का डिपार्टमेंट होता है। जैसे इग्नू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ में है, ऐसी जामिया हमदर्द में भी एक डिपार्टमेंट है, उसका मैं इंचार्ज हूँ। मगर अब जो हमारे जो आजकल जो कोर्सेज हैं और जो एजुकेशन है, और अभी पिछले दिनों हमने लॉकडाउन में ये महसूस किया कि क्यों ना हम कोई कोशिश करके अपने मिल्लत के साथियों को कुछ तालीम के ज़रिए मतलब उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे के और उनको जो है क्योंकि मेरा यह मानना है, हमारा यह मानना है कि हम जो है तलवार से नहीं लड़े, कभी तलवार से नहीं जीते, बल्कि एजुकेशन ही हमारी तलवार है। और हमारे सूफिया कराम की ज़िंदगी देख लीजिए कि लाखों सैकड़ों, आज भी आप हज़रत इसामुद्दीन से मेरा ताल्लुक़ है, दरगाह में सैकड़ों गैर मुस्लिम आज भी ऐसे ही आते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का मामला ऐसा रहा। अब हम लोगों की जो कोताही है कि हमने उनके साथ क्या मामला रखा जो आज वो है, आज वो मतलब हम लोगों से खफा है या कोई भी बात है, तो आज से हम ये तहैया करेंगे कि अभी हम भी अपने जैसे बुजुर्गाने दिन चले हमारे, हम भी ऐसे चलेंगे इंशाल्लाह, और सब मिलजुल कर रहेंगे। और जहाँ तक तालीम की बात है, तालीम हमारी स्वैड है, हमारी तलवार है, एजुकेशन जो है, इसी से हम जीत सकते हैं।
तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज्यादातर जो है, अभी क्या हो गया कि बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया एजुकेशन का सिस्टम। आज से लॉकडाउन से पहले क्या होता था, बच्चे हमारे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और पीएचडी भी करते थे और हायर एजुकेशन में जाते थे, जब भी कोई जाके सक्सेस होता था। मगर अभी ये मेरा मानना है कि अब हमें हायर एजुकेशन पे तो जाना है, जो जा सकता है, मगर मैं नहीं समझता कि हम सब लोग हायर एजुकेशन की तरफ भागे। उसमें पता चला 30-35 साल तक वो एमएससी पीएचडी और सब में लग जाता है, कब वो कैरियर शुरू करता है, कब वो फैमिली को सपोर्ट करता है, उसमें बहुत लेट हो जाते हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि कल ही मैं एक पीएमओ ऑफिस के एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के आदमी से बात कर रहा था, तो वो मेरे से कह रहा था कि साहब आपके यहाँ मुसलमानों में टैलेंट बहुत होता है, मतलब इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज इन बच्चों पे होती है हमारे यहाँ कि जिसकी कोई हद नहीं। और पिछले दिनों हमने एक कोशिश भी की कि आप मदरसे के बच्चे, आप ये मत समझिए वो बहुत ज़हीन होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको खुदाजात सलाहियत दी होती है। हमने कोशिश की, हमने हमारी अहलिया ने मिलकर क्यों ना ये मदरसा जो है, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल नहीं रही है, मॉडर्न एजुकेशन जो हमारी है वो मदरसे के बच्चे को नहीं मिल पाती है और वो बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हमारे बच्चे का ट्रैवल करे या कहीं पर खुदा न खास्ता कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी इमरजेंसी की, तो they cannot go to the hospital, they cannot travel to the metro like that, our madrasa students। तो फिर हमने कोशिश की क्यों ना हम गए वहाँ मोहल्ले के मदरसे में, हमने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर 12-15 बच्चे थे, कुरान के हिफ्ज कर रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना आप हमें थोड़ा सा टाइम दे कर हम इनको थोड़ा सा मॉडर्न एजुकेशन दे पाए, इनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर पाए। तो शुरू में तो वो तैयार नहीं होगा, नहीं साहब बिल्कुल टाइम नहीं है, हिफ्ज का हुआ है और इसमें बड़ी सख्ती करनी पड़ती है, इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। फिर भी मैंने कहा अच्छा आप कब टाइम हो सकता है, इनको नहीं जी ईशा के बाद 7 बजे के बाद आइए आप। मैंने कहा चलिए आप 7 बजे के बाद ही दे दीजिए। मैं वो 12-15 बच्चे को लेके रात को ईशा के बाद घर पे ले आता था, मेरी अहली और हम मिलके उनको, हमने, आपको यकीन नहीं आएगा, ABCD से शुरू किया, लिख बेटे से, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन जिसको बोलते, जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आती थी। हमने उनके लिए कॉपी किताबें लेकर आए और उनको जो है हमने वो 7 बजे के बाद आधा 1 घंटा जो भी मौलाना साहब ने दिया, हमने उनको पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका था, अभी क्या हो गया कि अभी बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट हो गया है। अब हमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है ऑलमोस्ट उससे हटके अब नए सिस्टम पे आना पड़ेगा। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल से हटके हमें अपना पर्सनल कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिससे हमारी कौम जो है आगे बढ़ सके। हमें उनको लेटेस्ट एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे जो हैं मोस्ट इंटेलिजेंट टेक्निकल पर्सन इन द वर्ल्ड। हम अपने आप को छोटा मोटा मत नापिए। तो वो मैंने ये देखा कि वो हमने 3 महीने बच्चों को मेहनत की, छोटे छोटे बच्चे रोज खुशी खुशी आते हैं। अच्छा हम क्या करते थे कि हम उनको थोड़ा सा एक्टिविटी रूम बना के उनको खिलाते भी थे, थोड़ी सी स्टोरी भी सुनाते थे, और बच्चों को अंदर थोड़ा सा इंग्लिश का वो, जैसे अगर हमने प्लांट पढ़ाना है, ट्री पढ़ाना है, तो हम उसको डायरेक्ट पिक्चर दिखा देते थे, उसके समझ में आता था, उससे कहते थे ये ट्री, हम उसको हिंदी नहीं बताते ये पेड़ है, उसको तो पता ही होगा। इसमें ये पत्तियां हैं, वो भी सीख गया, लीव्स बोलते हैं, ये प्लांट्स हैं। इस तरह के बहुत सारे हमने टेक्निकल टर्म्स जो थी हॉस्पिटल की, स्टेशंस की, ये सब हमने बच्चों को बता दी थी। बच्चे इतने ज़हीन के वो याद कर ले करते थे, दूसरे दिन शौक में वो और अच्छी तरह पढ़ते थे, और पिछला ही पूछो तो सब याद होता था उनको, भाग भाग के आते थे और पूरी कॉपियां भर दी। और मैंने 3 महीने के बाद मैं जान के हैरान हो गया कि वो 2 बच्चे मेरे जिनको मैं ABCD से पढ़ाना शुरू किया था, एक फॉरेनर नाइजेरियन स्टूडेंट था हमारे जामिया हमदर्द का, वो गली मोहल्ले में कुछ आता पाता ढूंढता फिर रहा था, उससे लगे हुए 2 घंटे इंग्लिश में बात की उन्होंने। आपको यकीन नहीं है कि 3 महीने में हमारे छोटे बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग इतनी बढ़िया सीख गए कि शायद ही स्कूल में 10वीं 12वीं करके हमारे बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम अपना एजुकेशन का सिस्टम चेंज करें। ऐसे ही मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, मगर क्या है कि हमें अपना तरीकाकार बदलना पड़ेगा। एक बच्चा पिछले साल मेरे पास आया था, तो वो गैर मुस्लिम ही, तो वो कहने लगा कि सर मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई बेटा पायलट कैसे बनोगे, तुमने तो BA किया मेरे यहाँ से, BBA किया है। कह रहा नहीं सर मैंने वो नेट पे ढूंढ के एक यूनिवर्सिटी निकाल ली है जहाँ पर पायलट का कोर्स करते हैं, और उन्होंने कहा कि हमें जामिया हमदर्द का BA एक्सेप्टेड है, BBA आप ये लेके आ जाओ, कोई बात नहीं। उसने वो, मैंने कहा भी चलो तुम चले तो गए, तुम्हें वो एडमिशन मिला, फीस तो बहुत हाई है, फीस कहाँ से दोगे? कहने लगा सर ऐसा है मेरी शादी होने वाली है और मैंने
अपने पेरेंट्स से भी बात कर ली और लड़की वालों से भी बात कर ली कि ऐसा है भाई, ये मेरे घर में जरूरत की हर चीज है, तो बेफजूल कोई सामान या दहेज लाने की जरूरत नहीं है। और पता चला वो कह रहा था कि हमारे यहाँ तो गाड़ी भी दी जाती है, कार दी जाती है शादी में। कह रहा मेरे 10 दोस्तों की कारें मेरे नीचे खड़ी नहीं, सड़ नहीं, बच्चों के पास पैसे नहीं गाड़ी चलाने के लिए। इतनी महंगाई हो गई ना, इतना पहले जैसी बात तो रही नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो कह रहा मैं उसको भी मना करूंगा और मैं अपनी शादी में कहूंगा मुझे कुछ मत दो, मेरे ऊपर कुछ खर्चा मत करो, शादी शुदी कर दो, और ये जो तुम्हारे 15-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, अपने बाप से भी कहूंगा जो पैसा खर्च हो रहा है ये मुझे दे दो, और मैं इससे कोर्स कराऊंगा अमेरिका जाके। पहले तो मैं हंसा, मैंने कहा करके देख लो, कोई हर्ज नहीं है, और तुम्हें कागज जो चाहिए वो मैं बना देता हूँ। जो यूनिवर्सिटी के एतबार से उसको डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जाहिर है वीजा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, नॉट ओनली खाली डिग्री का काफी नहीं था, वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट बना के दे दिए। खैर मैं भूल भी गया उस बात को, बात खत्म हुई। अभी 1-1.5 साल के बाद में एक लड़का बड़ा सूट बूट में, वो जो सिंपल कपड़े पहन के आया था, मेरे आगे खड़ा हुआ, लंबा हाइट का बच्चा था। मैंने कहा भाई हाँ कौन हो? कहना सर आप भूल गए, मैं फला हूँ, जिससे आपसे मैंने कहा था कि सर मुझे पायलट बनना है, और आपने मेरी जो है मदद की, और मैं यूएस गया, वहां मैंने पायलट का कोर्स किया, वो सारे पैसे लेके मैंने वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया, और आज मैं इंडिगो फ्लाइट जो वहां पर बेंगलोर से चलती है सर, वो उड़ा रहा हूँ। मतलब वो पायलट ही बन गया, 2.5-3 लाख की सैलरी भी उठाने लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम बच्चे एयरक्राफ्ट इंजीनियर बने, पायलट्स बने। अच्छा पढ़ाई के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रही है, आप थोड़े से पैसे इकट्ठे करके, आप जरूरी नहीं कि अगर आपके इलाके में नहीं कहीं दूसरी जगह से कर लीजिए। और ऑनलाइन का जमाना आ गया, सारी इंफॉर्मेशन अब कंप्यूटर पे पड़ी है, बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। अरबी जैसे कुरान फहमी है, कुरान फहमी हम सब बच्चों को आना चाहिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा और टाइम दे सकता हूँ भाई? अच्छा ठीक है, चलिए मैं माफी चाहूंगा। और लोग हमारे साहिबान बैठे हैं, मैं फिर कभी हैं दूर, तो वो अपने घर से मतलब ऑनलाइन मतलब डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेके अपने घर पे रह के भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बुनियादी और बेहतरीन बात ये है कि कोई कभी कभी क्या है कि कुछ लोग बड़ा ऐतराजी उस पर आगे के बच्चों को आगे नहीं भेजा, तो वो अपनी बच्चियों को डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन करा के अपने घर पे तैयारी करा के सिर्फ एग्जाम दे के भी उनकी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है ये चीज़, तो लोग वाकई में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारे बीच में एक साथी हैं हमारे मोहम्मद अहमद एडवोकेट साहब, अमरचंद मंगलदास में जो बहुत ही लीडिंग लॉ फर्म है उसमें काम कर रहे हैं, और बहुत ही मिशन इंसानियत के लिए लोनी में, मिशन इंसानियत नाम की तंजीम से लोनी में एजुकेशन को लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो अहमद साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो साथी पीछे हैं बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए बहुत बहुत इस्तेमाल है। और मुझे इतनी दूर से बुलाया, आप लोगों ने इतना खूबसूरत मंच दिया, इतने खूबसूरत लोग दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं मोहम्मद अहमद मेरा नाम है, और मैं एक पेशे से एडवोकेट हूँ, और मिशन इंसानियत और मिशन तालीम इकरामुल हक साहब के साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ तालीम पे काम करने की हिदायत है, और कोशिश यही हो रही है। लोनी दिल्ली NCR में तालीम क्यों ज़रूरत है, कुरान में पहला वर्ड इकरा का आ गया है, पढ़ो। क्या पढ़ो? अल्लाह ने बताया है कि तालीम लेने के लिए चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाओ, लेकिन तालीम लो। दुनियावी एतबार की भी तालीम हमारी मदद करी, इनके ज़रिए मिलके हमने इतना बड़ा काम करना शुरू करा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि दिल्ली से लेके और गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद से लेके मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से बड़ौद, हम तमाम हमारे वॉलंटियर वहाँ पर हैं, और इन चीज़ों को वो गौर फिक्र करके फॉर्म भर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं साथ में साथियों की तालीम वो चीज़ है कि किसी ने कहा है कि कुछ मत दो किसी को, लेकिन तालीम दे दो, वो दुनिया की हर चीज़ छीन लेगा, अपना हक छीन लेगा। उसका अवेयरनेस इतना ज़्यादा होगा कि वो अपने हकूक़ जान जाएगा कि मुझे चीज़ें कहाँ से और कैसे मिलेगी, और वो चीज़ लेने के लिए वो कैसे जद्दोजहद करे, कैसे वो आगे बढ़े, वो सब जानता होगा। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि जो भी आपके पास वक्त है अपने हिस्से की कोशिश करते जाएं, अपने आस पड़ोस में देखें, सिर्फ अपने बच्चों को ना देखें, अपने मोहल्ले के बच्चों को देखें, क्योंकि आपने अपना मोहल्ला तो सुधार लिया, लेकिन अपने बच्चे अगर आपने अपना बच्चा सुधार लिया, अपना मोहल्ला नहीं सुधारा, तो आपके बच्चे नहीं सुधरे। और जिस दिन आपका मोहल्ला सुधर गया, आपके बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। और वो सुधारने की कोशिश ये होगी कि ये ना देखे कि ये मेरा अपना है, ये मेरा गैर है।
जब मैं इकरामुल हक साहब उत्तराखंड से और दिल्ली के तमाम उन बड़े स्कूलों में, बड़े मोहल्ले में जाते हैं जहाँ से छोटे छोटे मोहल्ले में रिक्शा चलाने वाला, ठेली लगाने वाला बच्चा, उनके बच्चों को हाथ पकड़ के जब हम स्कूलों की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि अगर ये सुधरेंगे तो एक दिन हमारा देश सुधरेगा, और जब हमारा देश सुधरेगा जब हमारा मुस्तकबिल सुधरेगा। हमें अपने मुस्तकबिल सुधारने के लिए तालीम की बहुत बहुत ज़रूरत है, तो तालीम पे सभी फोकस करें और अपने हिस्से की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन बातें आपने बताई हमें। हमारे बीच में है, मिशन तालीम से ही एसोसिएट हैं हमारे जहीरुद्दीन साहब, बहुत ही पुराने सोशल वर्कर हैं, बहुत ही पुराने वक्त से मेहनत भी कर रहे हैं उस चीज़ पे। तो जहीर साहब प्लीज़ आइए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी वाजिबुल एहतराम साथियों, बुज़ुर्गों, और मैं आपसे लंबी बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं करता रहता हूँ और मैं आपके बीच में ही रहता हूँ ज़्यादातर, तो इंशाल्लाह फिर करूँगा, लेकिन मुख्तसर कुछ बातें हैं। मुल्क आज़ाद हुआ उस वक़्त 2%, 2.5% लोग पढ़े लिखे थे, तालीम याफ्ता थे, और जब मुल्क बटा तो हमारे पास सिर्फ उसका जो है यानी 1.9 तो चला गया और 10% रह गया, वो भी 0.10%, और धीरे धीरे हालात बदलते चले गए, हम कमज़ोर होते चले गए। बात ये रही कि कभी भी वो हमें कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। मुफन्ना कानपुरी का एक शेर है कि जब भी बैठा हूँ मैं दामन को सीने, मुझको छेड़ा है दीवानगी ने। ये हालत हमारे साथ रही। खैर बहरहाल मुख्तसर ये है कि वो चलता रहा। 52 में पहला बैच आया सिविल सर्विस का, सिर्फ एक शख्स, उनका नाम था शमशाद मोहम्मद खान, जो उनके शाहरुख शमशाद के वालिद, आप जानते होंगे, कंट्रोलर जो थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनके वालिद। खैर उसके बाद में धीरे कभी एक आया, कभी 2 आए, कभी आया ही नहीं, कभी 3 आए, और हालात बनते चले गए। अब जब लोगों में धीरे धीरे ये बेदारी पैदा हुई और तालीम की तरफ बढ़ा, लोगों के अंदर भी ये पैदा हुआ कि हम ही नहीं और भी होने चाहिए, और ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, अगर ये पढ़ेंगे तो कौम बनेगी, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, तो लोग लगे। और अब बहुत धीरे धीरे चलता रहा। हमारे इकरामुल हक साहब ने फिर ये बेड़ा उठाया और इसको चलाया कि मिशन तालीम को, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते ये यहाँ तक आई है। मैं इनका बहुत ज़्यादा बड़ा शहदाई हूँ तो कुछ भी नहीं, मगर मैं जो ये कहते हैं मैं उस पर अमल करता हूँ, और इनके कहने से ही जो है हमारा वो चल रहा है। कि जब बच्चे दाखिल होते रहे यूपी में, तो एक हमारे हमवतनों में बड़ी वो रुझान पैदा हुआ, ये क्या हो रहा है, ये तो आ रहे हैं और मुफ्त में पढ़ रहे हैं, तो इन्हें रोकने का एक ही तरीका है। तो इन्होंने कानूनी दाव पेच लगा के वो पाबंदी ये लगा दी कि बच्चा जहाँ पढ़ेगा वो उस वार्ड का बच्चा होगा या 1 किलोमीटर रेडियस का होगा, वहाँ उनके घर ही नहीं होते। तो उसकी एक लड़ाई हाई कोर्ट में चल रही है, और आपने एक मुकदमा डाला हुआ है हाई कोर्ट में। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, मुझे एक चीज़ और याद आई जब अब्बासी साहब तकरीर कर रहे थे कि जैसे आपने बच्चों को तालीम दी, शुरुआत की, उसी तरह से ऐसे इनामदार और उनकी बीवी ने शुरुआत की। आज उनके पास 30,000 बच्चे हैं, उनका आजम कैंपस है पूना में, और हर चीज़ है उनके पास। मैं भी उम्मीद करता हूँ शायद आप भी ऐसा ही इंतज़ाम करें। और रही अभी मेरी एक बात और है, वो हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैं तो शायद चले गए। वो भी बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ें, और ख़ुद भी उन्होंने तालीम शुरू कर दी अंग्रेज़ी की। मैं बड़ा हैरान हूँ, जब मैं जाता हूँ कभी उनके हुजरे में तो बच्चों से पढ़ते हुए नज़र आते हैं साहब। और सेकेंडरी मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलता चलूँ, देखिए जब आप इस्लामिक एजुकेशन को आप पढ़ते हैं तो एक बड़ा अच्छा उसमें एक जिक्र आता है ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। इस पे मैं एक बात जरूर कहूँगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन पे मैं 1 मिनट, कि लोग सोचते हैं कि एजुकेशन हासिल करके जो इसका मेन मकसद है वो है कि इल्म हासिल कर लिया, एजुकेशन हासिल किया, अब पैसा कमाना है और ज़िंदगी को लग्जरी के साथ में, मज़े के साथ में ज़िंदगी जीना, बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीना है मज़े में। लोग सोचते हैं कि एजुकेशन का मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्ट यही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक है ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन है, लेकिन एक बहुत छोटा सा पोर्शन है उसका। रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन एज पर जो मुस्लिम सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम, वो है कि जिस सिस्टम ने, जिस समाज ने आपको बनाया है, जिस समाज से आप निकले हैं,
आप उसको वापस क्या डिलीवर करते हैं बन के। दैट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एजुकेशन का है, मतलब जो मोटो, वो ये है कि जिस सिस्टम से, जिस जमाने से, जिस समाज से, जिस माशरे से आप निकल के हैं, आप वापस उसको क्या डिलीवर कर रहे हैं, और अब उसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको डिलीवर करें। दैट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में जौहर वेलफेयर से हमारे तफसीर भाई हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और उनका बड़ा वो है, तो उनको बोलेंगे 1 मिनट के लिए। तफसीर भाई आप भी आएँ माशाल्लाह, और अपनी बात जरा थोड़ी सी रखें हमारे साथ में आके। तफसीर भाई, हमारे अमीर साहब भी हैं हमारे डास न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब बात सुन रहे हैं बड़े गौर से और बड़े ध्यान से। आपसे दरख्वास्त ये है कि जो हम सुने उस पर अमल करने की नीयत भी कर लें, क्योंकि अगर हमने सुन लिया और अमल की नीयत ना करी तो फिर अमल नहीं होगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ने हमें बनाया है, और अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई है उन लोगों की जो अच्छे कामों का हुक्म करते हैं और बुरे कामों से मना करते हैं। बुरे जितने भी काम हैं उनसे हमें मना करना है, उनसे रोकना है। जितने भी बुरे काम हो रहे हैं, वो किसी भी लाइन से बुरे काम है, उन्हें रोकना है, ये हमारा फ़र्ज बनता है। और जितने अच्छे काम हैं उन सब अच्छे कामों को हमें करना भी है और करवाना भी है, ये नीयत करनी है हमें। अब अच्छे कामों में क्या है? अच्छे कामों में इल्म सीखना है, अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में गौर करना है, और कौम को, इंसानों को, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब अगर हम रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। अब उस रहम करने में क्या करना है? हमें देखना ये है कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त में। इकराम भाई, हमारे लिए क्या काम है इस वक्त में? हमारी हालत ये पहुंच गई, लोहा का बाड़ा, पिन्नी का बाड़ा, प्लास्टिक का बाड़ा और पिंचर लगाना, जितने भी गिरे पड़े काम हैं वो आज हम कर रहे हैं। भाइयों, गलत कह रहा हूँ? सही। जो काम सारे गिरे पड़े हैं उसे हम कर रहे हैं, और जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो तरक्की वो कर रहे हैं जो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, वो बदल गए। उनके बुजुर्गों ने इशारों में कहा और वो बदल गए, और बदलना हमें भी ये इसकी नीयत करें। बदलने के लिए क्या करना है? हमें सबसे पहले ये तय करना है, जितना भी हमारे बच्चे हैं ये मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हमारे अल्लाह का पूरा दीन सीखे, शरीयत के साथ में रहें, और दुनिया में जितनी भी तरक्की वाली चीज़ें हैं, हम पायलट भी बने, हम डॉक्टर भी बने, हम इंजीनियर भी बने, हम टीचर भी बने, हम सब कुछ बने, कहीं भी पीछे ना रहें। ये हम सबको सोचना चाहिए और इस पर मेहनत करनी चाहिए। और सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा, जो मैं अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ, वो सबसे पहले मैं दूसरे के बच्चे को बनाने की नीयत करूँ। जब बनेंगे, जो मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ अपने बच्चे को, तो मेरी नीयत ये है, गरीब के बच्चे को गोद लेकर उसे भी डॉक्टर बनाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए भीख मांगनी पड़े। हमारे बुजुर्गों ने भीख मांग मांग के इदारे कायम किया, आज उससे लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम कितने हैं? इकराम भाई बता रहे थे कि 3% कुल हैं हम जो ग्रेजुएशन है। क्या है? हम सब नियत कर फर्क निकालें अपना। मदरसा हो, मस्जिद हो या स्कूल हो, सब में पूरी पढ़ाई हो, हर बच्चा सब कुछ जानता हो, क्योंकि बच्चा जो है ये बच्चा है। बच्चे को जो बचपन में जो सिखाओगे बच्चा वो सीख जाएगा। हाँ, तो इसी के लिए हमने ये जौहर वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी कि इससे लोग जुड़े, और ये जो जितने बच्चे हमारे, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, अब इनकी ज़िंदगी, ये जब बच्चे छोटे छोटे हमारे ना करने के काम करेंगे तो फिर क्या होगा? इनकी उम्र बड़ी हो जाएगी। जो बच्चा छोटा गिल्ली खेल रहा और दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करता फिर रहा, अपने महलों में गाली बकता फिर रहा है, पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं, आप हम देखते हैं। ये बच्चा इसी में रहते रहते बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद में जब ये माहौल में जाता है तो ये इस्लाम को बदनाम करने का काम करता है। तो इस्लाम बदनाम ना हो, बल्कि इस्लाम की खूबियाँ फैलें, इसके लिए इन बच्चों को हमें गोद लेना पड़ेगा। हम सब नियत करें, इस बात को फैलाएं, हर एक से कहें एक एक बच्चे को गोद लो।
जितने बच्चे गोद ले लेंगे, अगर तुमने बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया, उन बच्चों को तालीम देनी शुरू कर दी, तो ये बच्चे बड़े होकर ये सोचेंगे हमें किसी ने पढ़ाया है तो हम भी किसी को पढ़ाएं। ये काम किन में है? यहूदियों में देखो, ईसाइयों में देखो, वो किसी के बच्चे को बेपढ़ा लिखा नहीं छोड़ते अपनी कौम में। यहूदी में कोई बेपढ़ा नहीं मिलेगा, ईसाइयों में कोई बेपढ़ा नहीं मिलेगा, चाहे गरीब होगा लेकिन बच्चा बराबर का होगा उनके साथ में। अगर पायलट मालदार का है तो गरीब का बच्चा भी पायलट होगा उनके यहाँ। प्रोफेसर है गरीब का, मालदार का है, बराबर है। हमारे यहाँ ये सोच नहीं है। हमारा पैसा सारा का सारा बहुत खर्च हो रहा है। जिन बच्चों से हमारे बच्चे खेल खेलते हैं ना बुरे बुरे, इन बच्चों से बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जौहर वेलफेयर सोसाइटी हमने बनाई थी, इसमें हमारे सब साथी जुड़ने के बाद में हमने ये प्रोग्राम हमारा बना, हमारे मशवरे में बात तय हुई। और एक चीज़ उन्होंने और बताई जो मैं भी बोल के गया था, ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने वही बताया कि भी अगर एक एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ ये मेरा घर है, मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, और बराबर वाले बच्चे जो हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, तो कल को हो ना हो वो नुकसान जो है पहले मुझे ही मिलेगा उनका। अगर वो बच्चे किसी वजह से बेकार रह गए, वो कामयाब नहीं हुए, तो उनका पहला नुकसान जो है वो मुझे होना है। तो इसलिए जितना मैं अपने बच्चों की फिक्र करूं उतना ही बराबर वाले बच्चों की फिक्र करूं। वही मैं बता रहा था, वही आमिर साहब ने बताया, दैट इज़ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का असली उद्देश्य ही ये है, जो रियल है, कि हम अपने साथ साथ अपने मास्टर को बेहतर प्रमोट करें। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त का भी हिसाब देखना है, और हमारे इकराम भाई हैं, तो मैं अब इकराम भाई को सीधा बुलाऊंगा मिशन तालीम से, और सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि तालियों के साथ इकराम भाई को बुलाएं। प्लीज़ इकराम भाई कम एंड हैव फ्यू वर्ड्स विद अस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, बड़ा आपने तो कर्जदार कर दिया। इसमें इतना लायक नहीं हूँ, जितनी बार मेरा नाम आप लोगों ने ले लिया कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो रहा हूँ कि ये क्या कर दिया मैंने। प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया, बस आपका दिल जीतने में ज़रूर कामयाब रहा हूँ। वो एक अल्लाह ने सिफत दी है कि आपके लेवल पे आगे काम करने की हमने कोशिश की है, और आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश की है, फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये प्रोग्राम तो वैसे ही बड़ा कामयाब है, जिसमें आलिमों के कदम पर जाएं, उस प्रोग्राम को भला कामयाब होने से कौन रोक सकता है, और उस कोशिश को कौन रख सकता है। तो यहाँ तो बड़े कासमी हजरात मौजूद हैं, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोगों की कोशिश और आप लोगों की नेकी ऑलरेडी अल्लाह ने कबूल कर ली होगी, और आपकी यहाँ से परवाज़ चढ़ेगी आगे। मैं इन्हीं की, क्योंकि मेरा आबाई घर है वो एक चौकोर प्लॉट पे है, जिसमें 1/4 हिस्से में मस्जिद है। तो बचपन से लेके और जब तक बड़ा हुआ हूँ तकरीर सुनी है। मतलब एक वो शेर है, मैं अगले पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा कि बालिग हुआ हूँ पंडितों मुल्ला के गैंग में। तो बस आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर हमने बातें सुनी हैं, तकरीर सुनी है, और वहीं से जज्बा आया है। लोग कई बार कहते हैं कि भाई आप तो सरकारी अफसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, आपको किस चीज़ की कमी है, या आपको क्या तकलीफ हुई है कि आप संडे कहाँ मुजफ्फरनगर, कहाँ शामली, जलालाबाद, हाथरस, सादाबाद, हरियाणा, दिल्ली का गोशा बवाना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, मुस्तफ़ाबाद, इन सारी जगहों पे क्यों आप गलियों में फिरते हैं। तो मैं इनसे बार बार कहता हूँ, एक सवाल जो मुझे कुरेदता है और शायद आप लोगों को भी कुरेदता हो। एक मजदूर है, शाम को आता है थक हार के, बड़ी मेहनत करके, और वो अपना खाना बनाता है, खाना खाता है और सो जाता है। और हमारे जैसे लोग जिनको अल्लाह ने अफसर बनाया, या किसी बिजनेसमैन को जिसको करोड़ों की मिल्कियत दी, और वो भी आया शाम को थक हार के, उसने अपना खाना खाया, हाँ बेहतर खाना खाया, चिकन खा लिया होगा, बिरयानी खा ली होगी, और वो भी सो गया। तो अल्लाह उससे पूछ सकता है ये सवाल, या पूछेगा कि अगर तुम भी सो गए आके, मजदूर भी आ गया सो के, तो तुम्हें मजदूरी बना देते, तुम्हें फिर इतनी सलाहियत देने की क्या जरूरत थी। भाई तुम्हें इतनी सलाहियत दी, इल्म दिया, दौलत दिया, हुनर दिया, काबिलियत दी, और तुम भी अपना काम करके आया, खाना खाया और सो गए, मजदूर भी आया और काम करके खाना खा के सो गया, तो फिर तुम में और मजदूर में फर्क क्या रहा? तुम्हें फिर ये सलाहियत क्यों दी? हमारे कई भाई ये सोचते हैं सिर्फ के अल्लाह के यहाँ सिर्फ नमाज और रोजे का ही हिसाब होगा। ना 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 ना, वो तो होगा, वो तो मस्त है। एक बार तो इस पर कोई बहस है, किसी के लिए छूट है कि ये पढ़े, ये ना पढ़े, ये रोजा रखे, ये ना रखे, वो तो फर्ज है ना, उस पर तो कोई बहस ही नहीं है।
जहां हम तालीम की, एजुकेशन की बात करते हैं, लोग उसको जो है तुरंत दुनियावी तालीम, आखिरत की तालीम, स्कूल की तालीम, असरी तालीम, दुनिया भर के डिस्कशन में ले जाते हैं। भाई वहां डिस्कशन तो वहां करो ना जहां गुंजाइश हो। दीनी तालीम पे गुंजाइश है क्या डिस्कशन की? वो तो फर्ज है ना, वो तो आपने अपने बच्चों को हर हालत में सिखाना ही है ना, वो तरबियत तो आपने देनी ही है, चाहे वो इंग्लिश पढ़े, अरबी पढ़े, जर्मन पढ़े, फ्रांसीसी पढ़े, संस्कृत पढ़े, जो मर्जी पढ़े। तो उस पर क्या बहस करनी है? बात तो उसके आगे की है। और हमें ये भी बात पता है कि ये बड़ी छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी हमें मिली है, असली तैयारी आखिरत की है। ये तो बड़ी छोटी सी जिंदगी हमें मिली है ना, मुख्तसर सी, असली तैयारी आखिरत की है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो छोटी सी जिंदगी मिली है, 40, 50, 60, 70, जिसकी भी जितनी उम्र है, तो ये क्या मोहताजी के लिए मिली है? हर जगह सफ में लगने के लिए मिली है? मंगतों की लाइन में लगने के लिए मिली है? फरियादियों के लिए मिली है? कि हॉस्पिटल में हमारी बेटियां सबसे ज्यादा लाइन लगाएं इलाज के लिए, कचहरी में सबसे ज्यादा हम लाइन लगाएं जमानत के लिए और जज की कुर्सी पे एक हमारा ना मिले, थानों में जमानत के लिए हम सबसे पहले ज्यादा लाइन लगाएं और वहां SHO एक हमारा ना मिले? इसके लिए थोड़ी सी जिंदगी मिली है। हम दोबारा कह रहे हैं, 10वीं बार कह रहे हैं, 100वीं बार कह रहे हैं, 600 से ज्यादा हमने मीटिंग की है इन 11 सालों में, 600 से ज्यादा मीटिंग की है। और कोई ये कह दे कि मिशन तालीम ने किसी से फोटोस्टेट तक के पैसे ले लिए हो 1 रुपए। हजारों बच्चों के एडमिशन हमने करा दिए दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। कोई ये कह दे कि हाँ मिशन तालीम के फला साथी ने 1 रुपया ले लिया, 1000, 10,000, 20,000 की मैं बात ही नहीं करता। जितने फॉर्म हमने खाली भरे हैं कि अगर हमने 100 रुपए लिए होते इस फॉर्म के तो आज 20-30 करोड़ का मालिक होता। लेकिन गरीब बच्चों में रिस्क मत तलाशो, वो तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क देगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। गरीब बच्चों में रोजी मत तलाशो, गरीब बच्चों में रोजी मत तलाशो। रिस्क देने वाला अलग है, रिस्क देने वाला बहाना सिला, तुम्हारा काम पसंद आ गया उसे तो वो तुम्हें मशहूर कर देगा, तुम्हारे काम को मशहूर कर देगा। तुम्हारे रिस्क का मालिक वो है, तुम उसकी काहे को फिक्र कर रहे हो? तुम गरीब बच्चों की फिक्र करो, उनके मुस्तकबिल की फिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल खुद संवार देगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई, मैं अपने दूसरे साथियों से भी कहता हूं, आप देखो, हम अगर मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये मेरा जाती मामला है, मेरे और खुदा के बीच। इसका एहसान मत जताओ किसी पे, अकड़ के मत चलो जमीन पे कि मैं बड़ा परहेजगार हूं। दूसरे लोग 24 घंटे पूजा करते हैं, किसी पे एहसान जताते हैं क्या? या अपनी आस्तीन पे वो क्या अपना धर्म लेके चलते हैं क्या? वो हमारा पर्सनल मैटर है। उसको डिफेंस सी जिंदगी जो मिली है, इसको मोहताजों की, मंगतों की, फरियादियों की लाइन में मत बिताओ। तुम वो हो, तुम्हें वो पैदा किया था जो दूसरों को रास्ता दिखाता। तुम्हें अशरफुल मखलूकात में भी सबसे बढ़िया उम्मत और सबसे अच्छा नबी दिया गया था, ये कह के कि तुम दूसरों को राह दिखाओगे। कहीं दिखा रहे हो? क्यों नहीं दिखा रहे? सिर्फ इसलिए कि हम तालीम से दूर हैं। और मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं, आप ये बताओ, हमारे साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, पूरे इंडिया में 10 तरह के भेदभाव होते, 10 तरह की तकलीफें हमें होती है। हमारी इबादत गाहों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, दूसरे तरह की तंजीम, दूसरी तरह की हमें 10 तरह की इज़्ज़ा दी जा रही है। मुझे एक मिसाल दो कि यहां से लेके तमिलनाडु तक और महाराष्ट्र से लेके अगरतला तक किसी ने मेरी शाहिद का, तरन्नुम का, अजमल का, कासिम का हाथ पकड़ा है कि तू स्कूल क्यों जा रहा है? बता दो मुझे एक मिसाल। बड़ी तंजीमें हैं, हमें 10 तरह से इज़्ज़ा दे रही हैं, तकलीफें दे रही हैं और हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। मानता हूं मैं, हमारे साथ है बहुत तरह की। लेकिन मुझे एक मिसाल दो कि पूरे इंडिया में किसी गोशे में किसी ने तरन्नुम का, कहकशां का, असलम का, सादिक का हाथ पकड़ा हो कि तू स्कूल क्यों जा रहा है? तो हम नहीं भेज रहे ना, इसके लिए जिम्मेदार हम है ना। हम सिर्फ लंबा कुर्ता सिलवा लेते हैं, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, ड्राइंग रूम में टांग देते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़े चौधरी हो गए। ना 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 ना, तुम चौधरी नहीं हुए, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। तुम कोई चौधरी वौधरी नहीं हुए। घुटने से नीचे लंबा कुर्ता सिलवा के नेताओं के साथ डोल लेने से कौम में तब्दीली नहीं आएगी। लंबा सफर है ये, लंबी लड़ाई है ये। एक दिन में बड़ी तब्दीलियां एक दिन में नहीं आती हैं, बड़ी तब्दीलियां एक दिन में नहीं आती, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हर आदमी को अच्छा लगता है कि संडे को वो अपना चाय का कप ले और अखबार लेके पढ़े। 11 साल से कोई संडे हम लोगों ने और हमारे साथियों ने घर पे नहीं देखा है। 11 सालों में हमने कोई संडे अपने घर पे अपने बच्चों के साथ नहीं देखा है।
पूरा आधा इंडिया हमने कवर किया है, बेदारी की है। और मैं कैसे मान लूं कि इसका असर नहीं है? पूरे दिल्ली शहर में किसी ने ईडब्ल्यूएस का नाम नहीं सुना था। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जितने भी बड़े से बड़े स्कूल हैं, डीपीएस है, गोयनका है, बिरला विद्या निकेतन है, रेयान है, जो मर्जी स्कूल है, 16,000, 17,000, 18,000 रुपया मंथली फीस है। 25% गरीब बच्चा उसमें बिल्कुल फ्री पढ़ेगा। 1 रुपया आपने नहीं देना, 98 नहीं देना, 54 नहीं देना। वो एडमिशन मिशन तालीम कराती है हर साल। 100 से ज्यादा कैंप बवाना से लेके, किराड़ी से लेके, सुल्तानपुरी से लेके संगम विहार और जमुना पार की, तो वो गलियां जो जमुना पार के ही लोगों ने नहीं देखी होगी, वहां भी हम पहुंचते हैं। तो आप उसका फायदा लो। और हमारे जहीरुद्दीन साहब ने भी जिक्र किया, यूपी में भी हमने ये काम किया था। हमने खतौली में बेशुमार एडमिशन कराया, बुधाना में कराया, बड़ौत में कराया, छपरौली में कराया, जलालाबाद में कराया, सहारनपुर में कराया, सादाबाद, हाथरस, कहां नहीं कराया। लेकिन इनके पेट में दर्द हो गया कि ये गरीब बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में कैसे मुफ्त में घुसे जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, रातों रात उसमें तरमीम करवा दिया कि वार्ड से आगे या 1 किलोमीटर से आगे गरीब बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। और उसके कारण हमारे एडमिशन रुक गए। लेकिन हम चुप नहीं बैठे। मिशन तालीम में लखनऊ हाई कोर्ट में रिट फाइल की हुई है। हमारा केस चल रहा है और इस हफ्ते फिर दोबारा डिस्कशन में आने वाला आर्गुमेंट पे हमने हापुड़ का मिसाल दिया है कि हापुड़ में 41 वार्ड है, 20 वार्ड ऐसे हैं जिसमें स्कूल है ही नहीं। इसलिए ये शर्त हटाई जाए और इंशाअल्लाह हम केस जीतेंगे। और जैसे केस जीतेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन तालीम के दीवाने तैयार बैठे हैं। हर गोशे में हमें एक बात की खुशी है कि मिशन तालीम के साथी आप दिल्ली के जिस कोने में कंकर फेंकोगे आपको मिल जाएगा। और ये वो साथी हैं जो बेलौस हैं। मेरी पहली शर्त है कि तुम्हें यहां से कुछ मिलना नहीं है, उस उम्मीद में मत जुड़ना। फी सबीलिल्लाह, अगर तुम रब की रजा के लिए काम करना चाहते हो या जुड़ना चाहते हो तब तो आना, नहीं तो तुम अपने घर बेहतर हो। हमसे जुड़ने वाला वही जुड़े जिसको रब की रजा लेनी हो, उसकी खुशनुदी लेनी हो, वो जुड़े। हम कुछ और नहीं देंगे, इसका सिला तुम्हें वहां मिलेगा। और 1 रुपया किसी से आप चार्ज नहीं कर सकते। मिशन तालीम की ऑफिस दिल्ली में है, फरीदाबाद में है। और आज आप, बड़ा मुबारक दिन है, आप लोगों के हाथों से मैं गुजारिश करूंगा कि यहां से प्रोग्राम जब खत्म हो तो बिल्कुल बगल में हमारे अरशद भाई ने मिशन तालीम की ऑफिस का इंतजाम किया है। 3री ऑफिस यहां आज खुल रही है, जहां आप बच्चों के एडमिशन, वजीफे, करियर काउंसलिंग, हर चीज की गाइडेंस और फ्री ले सकते हैं। भाई आपको ये नहीं पता कि बच्चे को क्या पढ़ाने से क्या जॉब मिलेगी, हमारे साथी वहां बैठा करेंगे, आप उनसे मशवरा कीजिए। आपको ये नहीं पता बच्ची 10वीं में पढ़ रही है, कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा, आप आइए, हम आपका फॉर्म भरेंगे। और याद रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। ये बार बार मैं इसलिए कह देता हूं कि क्लियर रहे कि हमारी किसी भी खिदमात की कोई भी 1 रुपये चार्ज नहीं। तो कई सारी स्कीम यूपी में भी चली हुई है, चाहे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की शर्त अभी लागू है। लेकिन अभी भी कम से कम, जैसे लोनी में हमारे साथी अहमद भाई ने 300-350 बच्चों का 3-4 सालों में मेहनत करा दिया, तो ना 1000 से ही 500 ही सही, कहीं से तो शुरुआत करें। भाई डासना में 500 एडमिशन करा दिए तो क्या नुकसान हो गया? तो शुरुआत तो करें, और जब केस जीत जाएंगे तो फिर बड़ी तादाद में करेंगे। और मैंने अभी तफसीर भाई से गुजारिश की थी, मेरा इरादा यह है कि गाजियाबाद के रूरल इलाकों में एक मुहिम टाइप की चलाएं, वहां के सरपंचों को साथ लेके गांव में छोटी सी रैली टाइप निकाल के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे 3% बच्चे ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं, तो खाली कहने से तो बात नहीं बनेगी ना, उसको फिर इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो तब होगा जब हम गांव-गांव में बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे। और सरकारी स्कूल को आप हकीर ना समझें। आज हम लोग सरकार में ऑफिसर बने बैठे हैं, तो हमने भी तो उन्हीं गांव के स्कूलों में टाट पे बैठ के पढ़ाई की है। हमारे लिए कौन सी कुर्सी लगी होती थी? टाट भी अपना ही लेके जाना होता था, वहां नहीं होता था। आप अपने घर से लेके जाते थे, फोल्ड करके वहां बिछाते थे, पढ़ के शाम को मोड़ के लेके आना होता था। तो सरकारी स्कूल को हकीर ना समझे, वहां तो बल्कि BA BEd जो टॉपर लोग होते हैं वो टीचर लगते हैं। तो आप, गरज मेरा ये है कि सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, मदरसा हो, मकतब हो, कहीं भी हो, अपने बच्चे को आप तालीम दिलवाएं। इस काम के लिए मिशन तालीम शाना बशाना आपके साथ काम करने को हमेशा तैयार है। हमें आप बुलाइए, हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके हुक्म पे हाजिर हो जाएंगे। आप जब बुलाएंगे, जब जो काम निकलेगा, बल्कि अब ये मैं आपसे आज ही बता दिए जा रहा हूं, आज है जनवरी का पहला दिन, 2 महीने के अंदर यूपी का EWS फॉर्म निकलने वाला है। पूरे यूपी में 7 लाख सीट है गरीब बच्चों की।
हर साल नहीं हो रहे। तो डासना के यहाँ आज मुझे ये लगता है कि क्रीम लोग बैठे हैं, सारे जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। तो और ज़्यादा वादा नहीं, चंदा तो हम लेते नहीं कि आपसे चंदे का वादा लूँ। इतना वादा तो कर दो कि अपने अपने मोहल्ले से 5-5 फॉर्म दोगे बच्चों के एडमिशन का, ज्यादा नहीं। हर आदमी 5-5 बच्चों के फॉर्म की जिम्मेदारी ले ले, हमारे मिशन तालीम के दफ्तर में दे दे, उसको आगे भरने अप्लाई करने की जिम्मेदारी हमारी। और जो बच्चियां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मुस्लिम माइनॉरिटी लड़कियां हैं, उनके भी फॉर्म आप हमें दीजिए। इस साल का तो डेट निकल गया है। जो बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है वो भी बड़ी तादाद में हम हर साल पूरे इंडिया में भरते हैं। तो उन लड़कियों को 5,000 9वीं का, 5,000 10वीं का और 6,000 11वीं और 12वीं का 6-6 हज़ार रुपये मिलता है। माना कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपका क्या जा रहा है? जन सेवा केंद्र में 50 रुपए में इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है। आप इनकम सर्टिफिकेट, बच्चे का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड हमें दे दीजिए, आगे की जिम्मेदारी हमारी। कोई 1 रुपया आपका मार नहीं सकता, क्योंकि जाना पैसा बच्चे के खाते में है। मेरे पास बेशुमार स्कीमें और बेशुमार चीजें तालीम से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि बताने के लिए बेशुमार चीजें हैं। अब सबसे बेहतर चीज ये हो रही है कि आज आपके यहाँ मिशन तालीम का ऑफिस ही खुल रहा है। तो इसलिए आप बेधड़क कभी भी आप वहाँ तशरीफ लाइए, बेधड़क कभी भी तशरीफ लाइए, बच्चे के बारे में मशवरा कीजिए, फिक्र कीजिए। आप बताइए वहाँ हमारे साथी को, काउंसलर को, कि भाई ये दुश्वारी है, हम ये करना चाहते हैं, या क्या करेंगे जिससे हमारा बच्चा कामयाब हो। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमें दीनदार ऑफिसर चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली अंग्रेज बन जाओ, इंग्लिस्तान बन जाओ, अंग्रेज पढ़ के और काबिल बन जाओ। अपना दीन हासिल करो पहले। हमें ईमानदार एसएचओ चाहिए, हमें ईमानदार डॉक्टर चाहिए, हमें ईमानदार जज चाहिए। मैं अलग से कोई फेवर अपने कौम के लिए नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ अगर इंसाफ ही हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत है। और इंसाफ कौन करेगा? जो दयानतदार होगा, चाहे हमारा हो चाहे किसी गैर का हो। जो ईमानदार होगा, दयानतदार होगा, वही तो इंसाफ करेगा ना। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम तालीम की या शिक्षा की, एजुकेशन की बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं नहीं, ये खाली अंग्रेजी तालीम की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, दोनों ही तालीम हमारे लिए दोनों जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खाली कि उसको डिफेंस लेके मैं नहीं चलूंगा कि वो कर लिया तो भाई सब कुछ हो गया। वो हम पे लाजिम है, फर्ज है, वो हम अपने बच्चों को दिलाएंगे और उसके बाद दुनिया में भी कामयाब होंगे, दुनिया में भी हम फतह होंगे। हमारे बच्चे जज भी बने, हमारे बच्चे एसएचओ भी बने, हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने, सब बने और ईमानदार और दयानतदार बने। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का इतना अच्छा इखलाक मिला, दिल बड़ा बाग बाग हुआ और बल्कि मैं कर्जदार हो गया, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। और डासना से वैसे हमारे भाई लोग यहाँ से पुराना संबंध था। हिंडन विहार गाजियाबाद में 2-3 प्रोग्राम पहले किए थे, एक बार डासना भी आया था, अब ये दोबारा और कड़ी मजबूत हो गई है, जुड़ाव मजबूत हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी खिदमत लें, हमसे खिदमत लें, हमें काम दें और अपने बच्चों को कामयाब करें। इन्हीं बातों के साथ आपसे गुजारिश चाहता हूँ। रिलेटेड आज हमारे भाईजान के साथी हैं जनाब साबिर, वो भी एडमिन में है, वो भी आने वाले थे। साबिर हमारा अच्छा साथी है, दोस्त है, मुजफ्फरनगर के प्रोग्रामों में हमारे साथ जाता रहा है। तो जामिया हमदर्द से वो भी जनाब की तरह ही एडमिन में है और हमारा मजबूत साथी है। वो आज आने वाले थे, आज नहीं आ पाए। तो आप अगर कोई सवाल पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी सवाल जरूर पूछें, सभी साथी वो सबके फायदे के लिए रहेगा। गुजारिश है, सवाल जरूर पूछें। हाँ, क्योंकि मैं कहता हूँ वो सवाल पूछें। सर मेरा सवाल है कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चे के एडमिशन के लिए आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मदरसे के बच्चे उर्दू तालीम हासिल करते हैं और उनकी डिग्रीज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो उस डिग्रीज को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? और उसको वैल्यू में लाने के लिए बच्चे मदरसे के बच्चे सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो जुबैर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल पूछता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, इनके एक सवाल में पूरे मजलिस की बेहतरी है, सबको जानकारी मिलेगी। एक सबसे खूबसूरत सिस्टम जो है वो चाहे मदरसे का बच्चा हो चाहे कोई आम बच्चा हो जो नहीं पढ़ पाए, वो जो नेशनल ओपन स्कूलिंग का है वो बहुत बेहतरीन सिस्टम। आप कभी भी उससे 10वीं 12वीं मैकेनिकल दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हैं और आपके घर के बिल्कुल पास है सेक्टर 62 में जो नोएडा है, वहाँ इसका हेड ऑफिस। तो आप एकदम जाके एडमिशन लीजिए और उसके बाद कोई मदरसे का फर्क नहीं रहेगा। जब आप वो डिग्री वहाँ से कर लेंगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप मदरसे से हैं कि स्कूल से हैं या किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डिग्री सबके लिए वैलिड है। एक बार आप वहाँ से कर लें 10वीं 12वीं, फिर उसके बाद आपके पास चॉइस है, आप इग्नो से भी कर सकते हैं, जनाब की जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कर सकते हैं,
और NIOS तो अपनी जगह है ही। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, लोगों के जहन में बड़ी गलतफहमी है मदरसे को लेके। मदरसे में सिर्फ 4 से 5% बच्चे हैं हमारे आबादी के। नहीं, चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिलायबल अखबार है तो मैं उसकी रिपोर्ट को मान लेता हूं। हाँ, 4 से 5% बच्चे हैं खाली, तो कोई बहुत ज्यादा बच्चे हमारे ऐसा नहीं है कि मदरसे में ही सारे जा रहे हैं। और वो जरूरी है भाई, हमें नमाज कौन पढ़ाएगा, हमारी इमामत कौन करेगा, हमें कौम के रहबर, ईमान के भी तो रहबर चाहिए। तो आप भाईजान सबसे पहले बगैर ताखीर के नेशनल ओपन स्कूलिंग में अप्लाई कर दीजिए। और दिल्ली बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली की एक बात बताता चलूँ, अभी पिछले हफ्ते मैंने ग्रुप में डाला है, आप लोगों के पास जो तफसीर भाई या दूसरे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके पास पहुंचा होगा। दिल्ली में पहली बार ओपन स्कूल वाले को भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है और ओबीसी से, अभी वो खाली ओबीसी के लिए शुरू किया है, सारे मुस्लिम्स के लिए नहीं है। अगर ओबीसी मुस्लिम्स हैं तो 9वीं 10वीं में 5,000 और 11वीं 12वीं में 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप है, चाहे वो ओपन से कर रहा हो। 10,000 रुपए में तो ओपन का सारा खर्चा ही निकल आएगा। तो अगर कोई बच्चा दिल्ली में आपका रिश्तेदार है, ओबीसी मुस्लिम है, तो उसको बोलिए हमसे रजू करे, हम उसका स्कॉलरशिप फॉर्म भर देंगे। सर, आपका कोई सवाल था प्लीज? हाँ, ये तब तक करें तब तक उनका सवाल। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, मैं ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो अदीब माहिर कामिल जो अलीगढ़ में होता है, उससे भी स्ट्रीमलाइन आके आप कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। जैसे BA इस्लामिक स्टडीज करना चाहे, या आलिम फाजिल भी इक्विवेलेंट टू 12th है, या इसमें एक मदरसा बोर्ड होता है, उससे भी आप लोग जो है एक मेन स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं और आगे हायर एजुकेशन ले सकते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। इकराम भाई जी, सवाल जनाब, सवाल ले लीजिए। एडमिशन को लेने को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें पूछे ना सब सुन लेंगे, सब सुन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं बच्चों के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में उसके लिए जानकारी चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पहले तो खुश हुआ था, सवाल से और ज़्यादा खुश हो जा रहा हूँ। वो इसलिए हो जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों पे हमने काम किया, और मैं अभी बैठे बैठे ही आपको किसी एक नंबर बताएं जिस पर मैं भेज दूं, कि जिससे आप लोग सारे ग्रुप में डाल दें। केंद्रीय विद्यालय पूरे इंडिया में 400 से ज़्यादा हैं, और मैंने पूरी फहरिस्त के साथ सारे ग्रुप में डाला। ये क्या आपको मेहनत ना करनी पड़े पता करने में किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, क्या कागज़ चाहिए, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे स्कूल है। मिशन तालीम ने अपने 200, हमारे 200 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं। एक काम करो भाईजान, एक काम सवाब का कर दो, जितनी देर हो इसमें नंबर एक जरा सादे कागज पे घुमा दो, सबको मैं व्हाट्सएप में जोड़ देता हूँ, कम से कम जानकारी तो मिल जाएगी इनको। एक कागज घुमा दो जरा अहमद भाई। अब अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दो, मैं अभी जोड़ देता हूँ। अब आज से जो भी जानकारी मिशन तालीम की तरफ से आती है वो सब आपको भी मिल जाया करेगी। हमने जनाब पूरा पोस्टर बना के पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया कि केंद्रीय विद्यालय का ये एडमिशन निकला है, बड़ाए मेहरबानी। मैंने क्यों इस पे काम किया, मैं आपको थोड़ा तफसील बताता हूँ। जामिया मिल्लिया में IS की कोचिंग होती है, जो हाँ आप क्या भी होती है, तो जो कोचिंग के इंचार्ज हैं तारिक साहब, उनका मेरे पास मैसेज आया कि भाई मिशन तालीम वालों को आप ये कहिए कि वो केंद्रीय विद्यालय पे काम करें खास। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादातर बच्चे जो IAS IPS में सिलेक्ट हो रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय बैकग्राउंड के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ बचपन से NCERT की बुक पढ़ाई जाती है। प्राइवेट स्कूल वाले प्राइवेट पब्लिशर की बुक लगाते हैं अपने कमीशन के चक्कर में, NCERT की नहीं लगाते। जबकि केंद्रीय विद्यालय में 6ठी क्लास में दाखिला होता है, 5वीं में जब आपका बच्चा होता है आपको एंट्रेंस देना है। अब याद कर लीजिए, जो बच्चा 5वीं में होता है वो एंट्रेंस एग्जाम देता है, फिर उसका 6ठी में एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में। और उससे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि एक बार जब एडमिशन हो जाता है, ना उसको रहने का खर्चा, ना उसको हॉस्टल का खर्चा, कोई भी खर्चा नहीं बेयर करना गार्जियन को, सब सरकार बेयर करती है। और बेहतरीन से बेहतरीन असातिज़ा होते हैं वहाँ, इसलिए उनका सिलेक्शन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। तो मैं आज ही भेजूंगा, मैं नंबर आप लोगों का ले रहा हूँ, शाम तक ग्रुप में ऐड करके, बल्कि उसका नाम मैं रखूंगा मिशन तालीम डासना, उस ग्रुप का नाम रखूंगा मिशन तालीम डासना, तो जिसमें आगे सारी जानकारी आपको बदस्तूर पहुंचती रहेगी। बस एक गुजारिश है, तालीम के अलावे
और जो इंफॉर्मेशन वेरीफाइड ना हो, बराए मेहरबानी उसको उसमें ना डालिएगा, मजबूरन मुझे फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप है, इतना वक्त नहीं किसी के पास कि लायानी चीज़ों को देख पाएं। तो इसलिए अगर तालीम से रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास हो और वो भी कंफर्म्ड, सुनी सुनाई नहीं, तभी आप ग्रुप में डालिएगा, नहीं तो हम अपनी तरफ से हर तरह की जानकारी आपको उस ग्रुप में देते रहेंगे। और अब अपना नंबर खसूसन दे दीजिएगा, केंद्रीय विद्यालय का आज ही आपको हम भेज देंगे। और सवाल बच्चे आप लोग पूछो ना, कुछ बच्चे पूछो, बच्चों का सवाल जरा अच्छा होता है, ज़हीन होते हैं बच्चे, ताज़ा दिल होता है, ताज़ा दिमाग होता है। पूछो बेटा, आप लोग पूछो कुछ। चलिए तब तक आप भी कुछ पूछ सकते हैं। देखिए उनके केंद्रीय विद्यालय के सवाल से सबको जानकारी मिली ना, तो पूछने से फायदा है, अगर आप पूछेंगे तो फायदा होगा, प्लीज पूछिए। कोई बात नहीं, जहन अभी हैं हम लोग 10-15-20 मिनट यहाँ पे हैं, और कोई जहन में किसी के सवाल आ जाए, हाँ ये हुई ना बात, तब तक आप लोग सोचिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, 1 लाख से ऊपर वाले हैं, वो नर्सरी से अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, सरकारी स्कूल में, जिसमें ये केंद्र विद्यालय जैसे स्कूल में? देखिए इनके फिर से इनका एहसानमंद हूँ, इन्होंने सवाल पूछा तो मुझे याद आया कि मैं इस स्कीम के बारे में तो बताना ही भूल गया। आप लोगों की मोहब्बत में ऐसा जज्बाती हुआ कि जो स्कीम थी वो बताना भूल गया। हालांकि आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आसानी के लिए एक बार बता देता हूँ। ये पोस्टर हमने दिल्ली के लिए बनवाया था, लेकिन ये यूपी पे भी लागू है, क्योंकि एक ही तरह के कागजात दोनों जगह मांगे जाते हैं। रूल क्या है, मैं रिपीट करता हूँ, दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीट गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई। मैं गरीब कह रहा हूँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा मुसलमान, SC ST OBC, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने गरीब बोला। अब दुख की बात यह है कि आज की डेट में हमसे ज्यादा गरीब कौन है, तो सबसे ज्यादा हक हमारा ही है। लेकिन अब कैसे सरकार मान ले कि मैं गरीब हूं? मेरी जुबान कह देने से थोड़ी कोई मान लेगा कि मैं गरीब हूं या अमीर हूं। तो सरकार ने 3 कागज तय किए कि इन 3 में से कोई एक है आपके पास, तो हम आपको जरूरतमंद मान लेंगे और आपके बच्चों का मुफ्त दाखिला दे देंगे। पहला है, अगर 1 लाख रुपए से कम का बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट हो। कुछ चीजों में दिल्ली बेहतर है, कुछ चीजों में यूपी बेहतर है। अब बेहतर कैसे? दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट बताना लाख कोशिशों के बावजूद थोड़ा अभी भी मुश्किल है, वहां दलालों का दबदबा है, और लाख रुपए से कम बनाने के लिए बहुत परेशान करते हैं, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। मुझे रिकॉर्ड पे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये एक सच्चाई है। लेकिन यूपी में इनकम सर्टिफिकेट बनाना आसान है। यहाँ पे जन सेवा केंद्र खुले हुए हैं हर जगह, 50 से 100 रुपया वो लेता है, अप्लाई कर देता है, आपका 10 दिनों में बन के आ जाता है। तो अगर आपके पास लाख रुपए से कम का सर्टिफिकेट है, आप हकदार हैं। आप डासना के प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चों का हम फॉर्म भर देंगे, इंशाल्लाह नाम आएगा, एडमिशन हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास BPL का राशन कार्ड है, BPL का बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड है, तो भी आप हकदार हैं। और तीसरा, आपके पास SC ST या OBC का जाति प्रमाण पत्र है। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये तीनों कागज नहीं चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने खासकर या को रेड कलर से लिखा है कि आपका ध्यान जाए उस पर। या लिखा है मैंने, इसका मतलब तीनों में से कोई एक कागज है तो आपका काम हो गया। या तो इनकम सर्टिफिकेट, या BPL राशन कार्ड, या जाति प्रमाण पत्र, तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक है, आपका काम हो गया। बच्चे का आधार किसके पास नहीं है, वो उन डॉक्यूमेंट पे मैं ज्यादा जोर नहीं देता, बिकॉज आजकल सबके पास है। अब अपना मोबाइल नंबर, ये सारा फोटो स्टेट मिशन तालीम के दफ्तर में दे दीजिए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी, हम बार बार कह ही रहे हैं आपसे। अब भाईजान का सवाल था गवर्नमेंट कॉलेज का। जो केंद्रीय विद्यालय हैं, सैनिक विद्यालय हैं, इस तरह के जो स्पेशल स्कूल हैं, उनका एंट्रेंस होता है एडमिशन का, क्योंकि सीटें कम होती। लेकिन आम जो गवर्नमेंट स्कूल खुले हुए हैं, चाहे वो डासना में है, चाहे वो लोनी में है, चाहे दिल्ली के किसी कोने में है, उसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस में जो स्कूल है, आप सारे कागजात लेके जाएं, आपका एडमिशन अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कोई बहुत मशक्कत की जरूरत नहीं है। और बार बार दिल्ली की स्कीम बता रहा हूं इसलिए कि दिल्ली में मुझे मालूम है आपके आधे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। अभी यूपी में वो स्कीम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आया हूं तो दिल्ली का भी बताता चलता हूं, बिकॉज आपकी बहनें, बुआ, खाला, कोई ना कोई वहां है। दिल्ली में अगर कोई माइनॉरिटी का बच्चा
किसी प्राइवेट स्कूल में पहली से 12वीं क्लास के बीच में अपने जेब से पैसा देके पढ़ रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा। दिल्ली के अंदर 1700 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल है। पहली बात तो ये मैंने कहा कि 3 से 7 साल का बच्चा है, अगर आपका इन तीनों कागजात में से कोई एक कागज़ है, दिल्ली में आप कहीं भी रहते हैं, हमारी वेबसाइट पे मिशन तालीम के सारे साथियों का इलाके वाइज नाम और नंबर लिखा हुआ है। आप किसी को भी रजू कीजिए, कागज़ दे दीजिए, उसके आगे की जिम्मेदारी उसकी है। आप खुद आके कराना चाहें तो दिल्ली में जमुना पार में मौजपुर मेट्रो स्टेशन के सामने खलीलुल्लाह मस्जिद के सामने मिशन तालीम का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का। वहाँ पे हमारा स्कैनर, कंप्यूटर, मुलाजिम 24 घंटे रहता है। आप वहाँ जाके भरवा लीजिए। आप चाहें आप हमें मेल कर दीजिए info@missiontalim.org पे या missiontalim@gmail.com पे आप हमें मेल कर देंगे, हम आपसे रब्ता करके आपसे फॉर्म ले लेंगे। तो छोटे बच्चों का एडमिशन मुफ्त कराइए। बड़ा बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ रहा है पैसे देके, उसका फीस वापस ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कितनी बड़ी बात है ये। आप अपनी पसंद से आपने बच्चे का एडमिशन कराया, जेब से आप पैसे दे रहे हैं 5000 रुपया फीस। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये फीस हम आपकी वापस करवा देंगे। यकीन है? यकीन हो रहा है? सुनने में अच्छा लगता है? सोच के देखिए, आप 5000 रुपया दिल्ली में अपने बच्चे का फीस दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं, अपनी पसंद से आपने एडमिशन कराया। मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकम सर्टिफिकेट बना लाओ, इसमें से आपके मैं 48,000 रुपये वापस करवा दूंगा। हींग लगे ना फिटकरी। आपसे क्या मांग रहा हूं बताओ? आपसे कुछ मांग रहा हूं? कागज देने आपने, वे आपका कागज तो आप ही दोगे, हम थोड़ी देंगे हमारा कागज। अब अपने कागजात दो, आगे की जिम्मेदारी हमारी। मेरे भाई बार बार कह रहा हूं। और कोई आओ भाई, कोई और पूछो। हाँ, ये हुई ना बच्ची, शानदार। अस्सलाम वालेकुम सर, आईएस को से ज्वाइन करते हैं। आईएस। आपका नाम क्या है? इरम। और किस क्लास में है आप? 7th। और 6th में कितने मार्क्स आए थे? कितने परसेंट? 76। ठीक। इरम, बहुत बहुत मुबारक हो। इरम का मीनिंग तो आप लोग जानते होंगे। इरम का मीनिंग आप लोग जानते होंगे। उर्दू वाली IAS वाला भी दिक्कत है। हाँ सर, लिख दीजिए इस बच्चे के नाम क्या है आगे IAS। बिल्कुल। कितना मशहूर शेर है ना, जहाँ नक्शे करम देखते हैं, खरामा खरामा इरम देखते हैं। आपने ये शेर सुना होगा। इरम जन्नत के माने हैं। तो बच्ची, आपके जज्बे को सलाम। पूरी मजलिस में दुआ करते हैं अल्लाह सुन रहा हो कि बच्ची की ख्वाहिशात को अल्लाह पूरा करे और इसको ज़रूर IAS बनाए। सबसे अच्छी बात और पहली बात ये जानने की है बच्चे कि IAS या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो इस तरह का UPSC है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, खा वो किसी भी सब्जेक्ट में। आपने उर्दू से ग्रेजुएशन किया, आपने पर्शियन से ग्रेजुएशन किया, आपने हिस्ट्री से किया, पॉलिटिकल साइंस किया, फिजिक्स से किया, बायोलॉजी से किया, केमिस्ट्री से किया, उसकी कोई शर्त नहीं। और एक और बात है कि आपने चाहे ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया, आप चाहे तो दूसरा सब्जेक्ट लेके भी पेपर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप केमिस्ट्री लें। पर्शियन बीच में अच्छा स्कोर कर रहा था, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया हुआ था और पर्शियन आती थी, ये थोड़ा उस्तादों से सीख लिया, तो वो पर्शियन से सब्जेक्ट लेके देते थे। तो आपको बेटा पहला टारगेट रखना है लाइफ में कि मुझे ग्रेजुएशन अच्छे से अच्छे मार्क्स से करना है। पहला शर्त ये। अभी आपका मार्क्स अच्छा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाऊंगा आपके जहन को कि 76 आज के दौर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, और मेहनत की जरूरत है आपको, और मेहनत की आपको जरूरत है। जब दिल्ली में रिजल्ट आता है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देखिए कि 99% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चे 25,000 से ऊपर जा रहे हैं। 99% वाले बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में दाखला नहीं हो रहा है। ये एक सच्चाई है। तो चाहे 76 आप अभी ला रही हैं, अच्छी बात है। मैं आपसे कहूंगा कि आपको और मेहनत की जरूरत है, और आप खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और ग्रेजुएशन पहले, सबसे पहले ग्रेजुएशन अपने पसंद के सब्जेक्ट में कीजिए। उसके बाद मिशन तालीम से आप यंग एज में जुड़ी गई हैं, इंशाल्लाह हम आपकी काउंसलिंग करते रहेंगे और आपको आगे का रास्ता बताते रहेंगे। एक और मेरा दिल कह रहा था कि आप लोगों से शेयर करता चलूं। हम NCR में रहते हैं,
अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपसे बात बताऊं कि आप एनसीआर में रहते हैं, बड़े खुशकिस्मत है, अल्लाह आप पे मेहरबान है तभी आप एनसीआर में। आप बोलेंगे नहीं यहाँ तो इतना प्रदूषण है, इतना सब कुछ है, फिर आप क्या कह रहे हैं खुशकिस्मत है। आप बलिया चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ, पीलीभीत चले जाओ, और जिस बच्चे को 20-30 किलोमीटर बस लेके या 40 किलोमीटर लेके कॉलेज जाना पड़ रहा है, उससे पूछो जरा कि खुशकिस्मत वो है कि नहीं, आप हो कि वो है। जिसको स्कूल 10 किलोमीटर जाना पड़ता हो, 15 किलोमीटर जाना पड़ता हो, उस बच्चे से पूछो कि वो खुशकिस्मत है या आप खुशकिस्मत हो। आप ऐसी जगह पे रहते हो कि जहां हर 2 किलोमीटर में 4 स्कूल हैं। आप कम से कम कोशिश में अपने बच्चे को कामयाब कर सकते हैं, इसलिए आप खुशकिस्मत हैं। आप इसलिए खुशकिस्मत हैं कि आपके पड़ोस में दिल्ली है, जहां पे 8-9 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। कहां पे है इतनी यूनिवर्सिटी, बता दीजिए आप मुझे। वहां पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहां पे जामिया यूनिवर्सिटी, वहां पे जामिया हमदर्द, वहां पे आईपी यूनिवर्सिटी, वहां पे अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहां पे इग्नो यूनिवर्सिटी, और बेशुमार जाने कितनी इतनी यूनिवर्सिटी कहीं पे है। तो आप खुशकिस्मत है कि आप एनसीआर में रहते हैं, और फिर भी हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो जिम्मेदार कोई और नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अगर जो आज हमारी हालत है इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो इकरामुल हक, और इकरामुल हक जैसे यहाँ पे जितने जिम्मेदार साथी बैठे हैं वो, दूसरा और कोई नहीं। हम अपनी दुनिया में मस्त रहे, अपने खाने पीने में मस्त रहे, अपने भाइयों की फिक्र नहीं की। बदहाली की वजह वो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि 10 तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ होगा या होता है, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, सोशली, लेकिन किसी ने आज तक मेरे बच्चे का हाथ नहीं पकड़ा है कि भाई तुम पढ़ने क्यों भेज रहे हो। तो आज अगर बच्चा हमारा नहीं पढ़ा है, कामयाब नहीं हुआ है, तो हम जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। Once again requesting anybody and everybody to please ask question. जरूर पूछिए, सवाल जरूर पूछिए, उसी से चीजें। अरे वाह, अब तो बात ही बन गई, अब तो मौलाना साहब ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मालूम ये करना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली का तो आपने बहुत बदला दिया। बहुत सारे बच्चे हमारी नज़रों में भी ऐसे हैं कि वो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे आसपास में ही, लेकिन फीस न देने की वजह से वो लोग सरकारी स्कूल में गए हैं। तो ऐसा भी कोई यानी स्कीम है कि गरीब बच्चे जिनका हिसाब नहीं है, बहुत सारे लोग मजदूरी करके आते हैं, उनके खाने का भी हिसाब नहीं बनता, तो यहाँ उन गरीब बच्चों के एडमिशन कराने का प्राइवेट स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम है सर, वो मालूम करना चाहिए। जनाब का सवाल सर आंखों पे, जो कोरोना के वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, ये एक सच्चाई है, और कोई ऐसा शोभा नहीं है समाज का जिस पे उसका बुरा असर ना पड़ा हो रोजगार पे। प्राइवेट स्कूल एक व्यापार की हैसियत से काम कर रहा है इंडिया में, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि प्राइवेट में उनकी मदद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन आप उनका गवर्नमेंट स्कूल में ज़रूर दाखिला करा दीजिए। और अगर गवर्नमेंट में भी किसी की पढ़ाई छूट गई है और नहीं हो पा रही है, तो उसको जो मैंने नेशनल ओपन स्कूल बताया है वहाँ से करा दीजिए। अल्लाह चाहेगा तो तब्दीली आएगी, 2-3 महीने की बात है। स्कॉलरशिप यहाँ भी थी और लोगों को मिलती थी, थोड़ा मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ ही गए होंगे। वक्त बदलेगा तो इंशाल्लाह यहाँ भी स्कॉलरशिप पे हमने पहले भी काम किया था, तो आपसे अब आपका नंबर ले ही लिया है, तो उन बच्चों की मदद करेंगे। और एक में अभी हाँ बात रह गई थी, अभी हम लोग मिशन तालीम की तरफ से 10 बच्चियों को DMLT का कोर्स करवा रहे हैं। DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फार्मेसी का सबसे सस्ता और सबसे छोटा और मुख्तसर कोर्स है। भाई हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि वो बच्चियां MBBS करें। नीट में आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट सीट 40-42 हज़ार है, अगर आपके 600 के करीब मार्क्स हैं तब एडमिशन हो पाता है। उसके बाद अगर किसी के पास 70-80 लाख रुपए है तब प्राइवेट से वो मेडिकल करा पाता है। उसके बाद जो सबसे अच्छा कोर्स है वो BSc नर्सिंग है, लेकिन BSc नर्सिंग का कोर्स मैं मुस्लिम मजलिसों में नहीं करता हूँ। जैसे ही मैं नर्सिंग का जिक्र करता हूँ लोग उसको दाई का काम समझ लेते हैं, हमारी जहनियत खुली नहीं है। हम जब BSc नर्सिंग का कोर्स बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि कोई दाई का काम है, तो हमारे कौम में उसको लेके बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, तो मैंने उसको ना लिया जानबूझ के। एक तो वो कोर्स 4.5 साल का है और उसमें पैसे ज्यादा चाहिए। ख्वाहिश तो ये थी कि जनाब की यूनिवर्सिटी से कराएं, लेकिन वो बड़ी महंगी है, वहां से नहीं हो पाता। तो हमने 1 साल का कोर्स है, वैसे तो 2 साल का है, लेकिन 1 साल का हमने उसको रिक्वेस्ट करके किया है DMLT का। दिल्ली का सबसे पुराना प्राइवेट इंस्टीट्यूट है महिपालपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। तो करीब 5.5-6 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। इकरामुल हक इतना रईस नहीं है कि इकरामुल हक ने पैसे दे दिए,
लेकिन मेरे दीवाने बहुत है अल्लाह के करम से। एक साहब है एक्सपोर्टर नोएडा में, उन्होंने कहा कि इन 10 बच्चों की फीस 6 लाख रुपए मैं दूंगा, शर्त यह है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, शर्त यह है कि मैं सामने नहीं आऊंगा, न मेरा नाम आना चाहिए, बिकॉज मुझे इसका पूरा सवाब चाहिए। अगर मैं नाम लूंगा तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। तो वो जनाब है सामने नहीं आए, उन्होंने इन 10 बच्चों का खर्चा उठाया और आज 5 महीने पूरे हो गए हैं। अल्लाह चाहेगा तो 5-6 महीने और निकलने में वक्त देरी नहीं लगेगी। और आज हॉस्पिटल की लाइन में बेशुमार जॉब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चियां अपने पाँव पे 6 महीने के अंदर खड़ी होंगी और 15 से 18 हज़ार रुपए की सैलरी पे इनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जिसके पास आज स्कूटर है उसको कहीं भी कल को कार खरीदने की ममानियत नहीं है। भाई जिसके पास आज स्कूटर है, तरक्की करेगा फॉर्म भरने का, तो उसमें मार्क्स का सिस्टम है। अगर आप मालवीय नगर में स्कूल है या वसंत विहार में स्कूल है या हौस खास में स्कूल है, तो आप अगर स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आपको 50% मार्क्स मिले। माँ बाप दोनों ग्रेजुएट हैं तो 10% मार्क्स मिले। अगर सिबलिंग कोई बड़ा भाई बहन पढ़ रहा है तो 10% मार्क्स मिले। पैसा रहने के बावजूद भी हमारे बच्चों का इन स्कूलों में दाखिला नहीं हो पा रहा। क्यों? कि मार्क सिस्टम पे हम ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे। हम हौस खास में नहीं रहते, हम दूर रहते हैं, हमारे माँ बाप ग्रेजुएट नहीं है, हम छट जा रहे हैं। हमारी बड़ी बहन या बड़ा भाई पहले से नहीं पढ़ रहा है तो हम छट जा रहे हैं। लेकिन EWS में जिस पे मिशन तालीम लगातार इतने सालों से काम कर रही है, आपको पता है हमारा कितना हिस्सा है दिल्ली में? 16%, 16% हमारे बच्चे जा रहे हैं EWS में। तो कहीं तो अल्लाह ने हमारी मेहनत को कबूल किया। हमारी मेहनत को कबूल ना किया होता तो फिर इतनी तादाद में बच्चे ना गए होते। तो आप अगर बायोलॉजी से 12वीं किया हुआ कोई गरीब बच्चा या बच्ची है तो आप मुझे नए बैच में दीजिए। जब मिशन तालीम नया बैच शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह उस बच्चे को एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। फीस मिशन तालीम बढ़ेगी, आने जाने का खर्चा उसको खुद उठाना, इतना तो उसको करना पड़ेगा। अब रहा सवाल डासना से दिल्ली, दिल्ली दूर नहीं है। अब दिल्ली दूर नहीं है, हर तरह की दुश्वारी। आप एक बार साल ही तो जाना है, आप साल कीजिएगा, बाद में आपको दिल्ली की डिग्री है उसके बना पे डासना के किसी भी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। तो आप 1 साल की तकलीफ उठाइए। और मुझे कोई गरीब बच्चा या बच्ची है 12वीं अभी कर रही है और बायोलॉजी है उसके पास और जरूरतमंद है, तो आप दीजिए, इंशाल्लाह हम उसको कोर्स कराने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार उनको भी सुन लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। मसला ये है कि जिसको भूख लगी है, भूखा है, उसको खाना चाहिए होगा। बातों से पेट नहीं भरेगा। खाना मांग लो, खाना दे दो, खाना खा लो, तभी पेट भरेगा। इसी तरीके से हमारी कौम भूखी है तालीम की। ये बातों से होगा नहीं जब तक के तालीम मांगी ना जाए, तालीम दी ना जाए और तालीम पे काम न किया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिसका पड़ोसी भूखा है और वो मुर्ग मुसल्लम खा रहा है तो वो अच्छा इंसान हो नहीं सकता। आज हमारा पड़ोसी तालीम को लेकर भूखा है, हम उसकी भूख का क्या कर रहे हैं? हमने अपने बच्चों के लिए तो बड़ी फिक्र कर ली कि हमारा बच्चा बेहतरीन खा ले, बेहतरीन पढ़ ले, बेहतरीन जगह पे काम कर ले, लेकिन हमारे पड़ोसी के लिए क्या फिक्र करी? भाई हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने हिस्से की कोशिश करनी है। आज हमने जो है उम्मीदें दूसरों की तरफ रख ली कि दूसरे इसमें काम करेंगे। कौन काम करेगा? मदरसे वाले काम करेंगे। कौन काम करेगा? जिनके पास पैसा है वो काम करेगा। भाई हम अपने हिस्से की कोशिश क्यों नहीं करते? एक सिद्धांत है कि भाई हम जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे इंसाफ कर दें। हम दूध वाले हैं, भाई हम दूध में मिलावट नहीं करेंगे। हम जज हैं, हम जज पे इंसाफ करेंगे। हम वकील हैं, हम वकीलात में इंसाफ करेंगे। तो हम अगर अपनी पोजीशन पे इंसाफ कर देंगे इंशाअल्लाह माशरे में सुधार हो जाएगा। दूसरे की तरफ ध्यान न देके हम अपने हिस्से की कोशिश की तरफ ध्यान दें। क्या हम यहाँ पे सभी इस बात का अहद कर सकते हैं कि हम आज से अपने हिस्से की कोशिश तालीम के लिए, अपने लिए, अपने घर खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोस में, अपने कुंबे कबीले में करेंगे, जिससे मैं और मेरा भारत, मेरा देश, मेरी कौम ठीक हो? करेंगे भाई इंशाअल्लाह? बस मेरी बात अभी हमारे बीच में हैं मुफ्ती सनोवर साहब, वो बीच में अपनी बात रखेंगे और इंशाअल्लाह हमें
रोशनी दिखाएंगे और दुआ भी हमारे लिए करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब लास्ट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिही अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जितने हजरात यहाँ बातों को सुनने के लिए फ़िक्रों के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। सबसे अहम बात जो मैंने खुतबे में एक हदीस अल्लाह के रसूल की तिलावत की या पढ़ी है, मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में जब पढ़ता था शुरू में हिफ्ज़ के ज़माने में, तो एक स्कूल है हमारे यहाँ आज़ाद, यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, मुजफ्फरनगर में हमारा गांव है, वहाँ से तो स्कूल का जो एक बड़ा बोर्ड है लगा हुआ, उस पर एक शेर लिखा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि वो शेर इस हदीस का तर्जमा है जो मैंने हदीस पढ़ी। उसमें लिखा हुआ है कि इल्म एक नूर है और बेइल्म कामयाबी से दूर है। और ये हकीकी बात है कि इल्म एक रोशनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि इज्जत या तो अल्लाह के लिए है या उसके रसूल के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ईमान वालों के लिए है। अब ईमान वाला जहां देखे हर चौराहे पर नुक्कड़ों पर खड़ा हुआ है, आज जहां देखा जा रहा है शक की निगाह से देखा जा रहा है, उसकी टोपी, उसकी दाढ़ी, उसका लिबास, ये सब शक की निगाह से देखा जा रहा है। हालांकि कुरान करीम ने हमें कहा है कि इज्जत ईमान वालों के लिए है, तो हमें इज्जत क्यों हासिल नहीं हो रही? इसका मतलब यह है कि इज्जत हमें आज जो हासिल नसीब नहीं हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी खामी है, कमी है, और वो कमी है इल्म की कमी। अगर हम चौराहे पर खड़े होते और हमारे पास इल्म होता, बहुत सारे हजरात समझते हैं कि इल्म यही है, कुरान और हदीस सीख लो और बेहतरीन वाले आलिम बन जाओ और बस काफ़ी है जी। बहुत सारे हजरात, कभी ये बात आई थी यहाँ दरमियान में कि बहुत सारे हजरात हमारे भाई कराम हैं, बड़े फिक्रमंद आदमी माशाल्लाह, इन्होंने इस बात का जिक्र किया। बहुत सारे हजरात ये समझते हैं कि ये तो दुनियावी इल्म है, इसको छोड़ दिया ना। मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि इज्जत ईमान वालों के लिए भी है, तो इज्जत हासिल करने के लिए जितने काम करने पड़ेंगे वो सारे काम करने हमारे लिए ज़रूरी है। इल्म को अगर इज्जत हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा तो हमें ये हासिल करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है हमारे लिए इल्म हासिल करना। अगर इसके ज़रिए से हमें इज्जत की निगाह से देखा जाएगा तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें, हमारे लिए लाजिम है हम इल्म हासिल करें। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ ये बहुत बड़ी फिक्र को लेकर के इकट्ठा हुआ गया है। आज बड़ा दुख होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है जब हम देखते हैं हमारा एक मुसलमान है, उसके दिल में ये फिक्र तो है कि मैं शादी हाल खोल लूँ, मैरिज हाल खोलूँ, उसके दिल में ये फिक्र है कि मैं कोई अपना ऐसा बिजनेस जोड़ लूँ जिसके इनकम का सिस्टम बन जाए, तैयार हो जाए, और मैं ऐसा कोई ज़रिए माश इख्तियार करूँ जिसके ज़रिए से मेरे बच्चे खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन दिक्कत और परेशानी इस चीज़ की है कि हमारे दिलों में अगर फिक्र नहीं है तो इस चीज़ की नहीं है कि हम अच्छा एक कॉलेज कायम करें, अच्छे स्कूल कायम करें। अब यहाँ देखिए पूरे हल्के में यहाँ से लेकर के मैं आपको अपने यहाँ की जिस बस्ती में इमामत कर रहा हूँ बताता हूँ, सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम है, वो भी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन आती है। पूरी बस्ती में एक भी सरकारी मुलाजिम नहीं है, पूरी बस्ती में। क्या हमारी कौम को अच्छे वकील की ज़रूरत नहीं है? हमारी कौम को अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है? और एक सबसे बड़ी खामी हमारे बच्चों में ये आ गई है, या मैं कहूँगा कि बड़ों की कमी है, ये बड़ों की कमी है। और कमी ये है कि जहाँ हमारे बच्चे ने इंटर किया और इंटर करने के बाद फिर वो घर बैठ जाता है। अब मुझे बताए, इसके आगे आप अपने फ्यूचर का इस्तिकबाल कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, क्या मिलेगा, इंटर के बाद ये आप तय करेंगे। इंटर तक क्या होता है भाई? कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हमें तय करना हमें कहाँ जाना है, क्या हमारा टारगेट है, क्या मिशन है, हमें कहाँ
क्या हमारा निशाना है, उस निशान तक हमें पहुंचना है। इंटर की और फिर घर बैठ जाते हैं, और होता यह है कि फिर उसके बाद घर वाले मजबूरन उसको कि भाई ये टायर पंचर लगाना सीख लेगा, ये परचून की दुकान खोल लेगा, ये कर ले, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए। अगर हमें इल्म के जरिए इज्जत हासिल करनी है तो हमें इल्म सीखना होगा, अच्छे इंस्टीट्यूट कायम करने होंगे, अच्छे कॉलेज बनाने होंगे, अच्छे स्कूल आबाद करने होंगे, और ये हमारी कौम के लिए, हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, शादी हाल खोलने पर इतनी तवज्जो न दी जाए और दूसरी चीज़ों पर इतनी तवज्जो न दी जाए। आगे मुस्तकिल बच्चों का क्या है, वो अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पहले इल्मी एतबार से, तालीमी एतबार से अपने आप को इतना मजबूत बना लिया जाए। अल्लाह के हुजूर, मैं एक बस ये आखिर बात बता करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और ये उस सवाल का जवाब है उस बात का। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम अरबी में नाजिल हुआ, आपकी ज़बान अरबी, आप अरब के रहने वाले, लेकिन जब कैसर व किसरा को फतह करना था और ज़रूरत इस बात की पड़ी कि इस तालीम को फारसी ज़बान वालों तक भी पहुँचाया जाए, तो अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और आपसे कहा कि आप फारसी ज़बान सीखिए। अगर अरबी सब कुछ होता, उर्दू सब कुछ होता, तो अल्लाह के हुजूर, और आपने फिर एक फारसी ज़बान के माहिर को बुलाया और उनसे पूछा, भाई आप कितने दिन में सिखा सकते हैं, क्या आपकी फीस होगी? उन्होंने कहा, मैं 3 महीने में सिखा दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जहन कवी था, आप ताकतवर जहीन थे, आपने 1 महीने में उस ज़बान को हासिल कर लिया, लेकिन आपने उस तालीम, उस सिखाने पर उसको 3 महीने की उजरत दी, 3 महीने की उजरत दी। मेरे अजीज़ों, मैं कहता हूँ कि आप ये समझने लगे अरबी हमारे लिए सब कुछ है, उर्दू हमारे लिए सब कुछ है। नाना, इन मुसलमानों को इज्जत के हुसूल के लिए जितनी तालीम हासिल करनी पड़े उस मैदान में कूद जाओ और उस तालीम तक पहुंच जाओ। इसलिए फरमाया, इल्म एक नूर है और बेइल्म कामयाबी से दूर है। उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर, अल्लाह की मेहरबानी तो सब पे बराबर है। तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता, अगर तू किसी काबिल होता तुझसे क्या जिद थी? और मेरे अजीज़, ये सारे रहबर हैं, ये फिक्रों को लेकर के इकट्ठा हुए। और मैं शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि रहबर तो बस बता देता है राह चलना राह रू का काम है, तुझको मुर्शिद ले चलेगा दोष पर, ये तेरा राह रू ख्याल खाम है। अजीम तरीके से आपने हमें चीज़ें बताई और माशाअल्लाह आपने हदीस और कुरान की रोशनी से बताई, जो हमारे लिए बहुत ही काबिल तारीफ, मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। आपकी बात में एक चीज़ मुझे और याद आई, एक राजा सिर्फ, एक फेमस कोटेशन है कि एक राजा सिर्फ वहीं तक राजा माना जाता है जहां तक उसकी हुकूमत चलती है। एक राजा को सिर्फ वहीं तक के लोग राजा मानते हैं जहां तक उसकी हुकूमत होती है। एक नेता को सिर्फ उतने ही लोग नेता मानते हैं जहां तक उसका एरिया होता है, जहां तक उसकी टेरिटरी होती है, वहीं तक उसको नेता मानते हैं। लेकिन एक स्कॉलर को, एक आलिम को, एक ज्ञानी को सारी दुनिया अपना हीरो मानती है, सारी दुनिया उसको एडमायर करती है, सारी दुनिया कहती है कि ये मेरा हीरो है। तो नॉलेज वो चीज है कि जिसके पास इल्म है, जिसके पास नॉलेज। आज गाजियाबाद के डासना मयूर विहार में जो जिस तरह से आपने ये आयोजन किया है कि मिशन तालीम और जौहर वेलफेयर सोसाइटी और जागरूकता अभियान, किस तरह का है और क्या पूरा उद्देश्य है आपका? मिशन तालीम पिछले 11 सालों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे प्रदेशों में ये प्रयास कर रही है कि समाज का वो वर्ग जो विकास की यात्रा में पीछे रह गया है उसको कैसे शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मिशन तालीम इन इलाकों में जाके जागरूकता अभियान चलाती है और इन बच्चों के एडमिशन का फॉर्म भरती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरती है कि जिससे ये अपना शिक्षा का अधिकार पा सकें और एक विकसित भारत का हिस्सा बन सकें। कितने प्रांतों में जो है मिशन तालीम काम कर रही है? मिशन तालीम लगभग 6 स्टेटों में काम कर रही है। मुख्य रूप से अभी हम हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथी बिहार, उत्तराखंड और झारखंड और राजस्थान, इन जगहों पे सक्रिय हो रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ के बच्चों का भी हम स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म लगातार भर रहे हैं। सरकार से किस तरह की मिशन तालीम को भी सहायता मिल रही है, कुछ इसके बारे में? सरकार की बेहतरीन स्कीमें हैं। एक तो जो सबसे सुंदर स्कीम है RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये बड़ी सुंदर स्कीम है। ये स्कीम ये कहती है कि पूरे इंडिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, 15,000 20,000 भी चाहे उसकी फ़ीस क्यों ना हो मंथली, उसमें 25% बच्चा बिल्कुल मुफ्त पढ़ेगा
और ये जानकारी लोगों में नहीं है। इस जागरूकता को लेकर हम अलग अलग क्षेत्रों में हर साल अपना ऑनलाइन कैंप लगाते हैं, जहां हमारी टीम अपना लैपटॉप, इंटरनेट, प्रिंटर सब लेके जाती है और इन गलियों में जा के इन बच्चों का ऑनलाइन मुफ्त फॉर्म भरते हैं और इनका हम एडमिशन में मदद करते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। कई सालों में मैंने परिवर्तन देखा है कि बड़ी तादाद में लोग, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि लोग पूरे साल हमें फ़ोन करते हैं कि सर फॉर्म कब निकलने वाला है। इससे ही हमें पता चलता है कि हमारा संडे को निकलना और बाकी दिन प्रयास करना कामयाब रहा है, ये रायगा नहीं गया है। जब बड़ी तादाद में लोग खुद फ़ोन करके हमसे पूछते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोगों में जागरूकता आई। आपके जाफरा क्षेत्र में है, किस तरह से बच्चे जुड़ेंगे? क्या आपने कोई ऐसा सेंटर भी खोला है जिससे कि आप उनकी जो कामना है वो पूरी हो पाए? आज बड़ा शुभ दिन है। आज इस प्रोग्राम के तुरंत बाद मिशन तालीम का ऑफिस डासना में हम लोग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और आपसे निवेदन करूंगा कि आप वहां भी शामिल हो। वो सेंटर हमारा लगातार काम करेगा, वहाँ पे हमारा मिशन तालीम का एक जिम्मेदार साथी बैठेगा और विशेष करके संडे को तो अवश्य मिलेगा सुबह 9 से 11 बजे तक। आप अपने बच्चों का कैसे मुफ्त एडमिशन होगा, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन सा कोर्स करने से जल्दी कामयाबी मिलेगी, कौन सा कोर्स करने से क्या जॉब मिलेगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी आकर आप अपने बच्चों के बारे में वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं रखा गया। सेवा भावना से मिशन तालीम ये काम पूरे इंडिया में करती है। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए? अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हो, अगर एक साकार ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपनी सारी इच्छाओं को ख़त्म करके अपने बच्चों को शिक्षित करो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को अवश्य पढ़ाओ। जौहर वालों ने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, जिससे मैं ये चाहता था कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की अभी गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यूजीसी ने अब ऑनलाइन सिस्टम भी एजुकेशन का शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोगों को डेली कॉलेज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ 12th पास हो तो आप उसके अंदर भी आप BA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं और कंप्यूटर के कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे लिए बहुत सहूलत है। उसके लिए कोई एज बार भी नहीं है। आपने चाहे 10 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, आपके बच्चे हैं, बच्ची हो, सबके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए आगे आने वाले टाइम में यूज़फुल रहेगा। और दूसरी बात है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप BCA या BBA में जाएंगे तो कहीं भी आपको 50-60 हज़ार से कम नहीं मिलेगी फ़ीस पर सेमेस्टर, और वहीं हमारे 10-15 हज़ार रुपये में मामूली फ़ीस में आप दाखिला लेके अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है, जैसे अभी आप मिशन तालीम के मेन उद्देश्य क्या रहेगा और किस तरह से ये काम करता है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा तो पहला मौका था कि ये तालीमी फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। तो मैं अपना आपको बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ा और इसी के फ़रोग़ के लिए आगे मैं इनकी हिम्मत अफजाई के लिए इनके हमेशा साथ रहूँगा। जौहर वेलफेयर सोसाइटी लगातार क्षेत्र में काम कर रही है और किस तरह का जो काम है बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस वगैरह की, तो क्या पूरा हो सकता है? नाम से बताएं। जी, जौहर वेलफेयर सोसाइटी कायम की गई थी। पहले लॉकडाउन के बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि जो गरीब तबका था वो बड़ी जल्दी ही सड़कों पर आ गया था या दूसरे लोगों के रहमो करम पर जिन्हें सोसाइटी को कायम किया गया। भाई अमीर साहब और ज़िम्मेदार लोग आए और ये राय जाहिर की कि भाई इन बच्चों को हम कैसे इंडिपेंडेंट बना पाएँ या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करें। तो उसी से को लेकर के उनके रोज़गार की काउंसलिंग हो सके कि कैसे बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिए है या एजुकेशन में हैं लेकिन उस एजुकेशन का फ़ायदा नहीं ले पा रहे, तो छोटे छोटे कोर्स करा करके उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और जो की तरफ से ही कंप्यूटर कोर्स ये कराए जा रहे हैं। उसके बाद में एक बच्चे की बल्कि जॉब भी लगवाई गई है, अभी उसका नाम आया है उसमें। तो ऐसा था कि अभी जब लॉकडाउन में पीछे ये काम रुक गया था, लेकिन अब ये वारिस निशा पब्लिक स्कूल के अंदर ही हमने लैब को दोबारा से रिनोवेट किया है, बड़ी लैब बनाई है और कोर्सेज चल रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स भी चल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हमारा, जो संडे सैटरडे में जिसके बैचेस होते हैं। तो बच्चे इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आगे हमने करियर काउंसलिंग के लिए भी पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है और अब हमारी खुशकिस्मती है कि हम मिशन तालीम के साथ मिल गए हैं। तो हमारा ये भी एक मोटिव था पहले
कि जितनी भी तंजीमें इंडिया नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं और हम उनको फ़ायदा अगर नहीं दे सकते तो हम बच्चों को कम से कम उनका हाथ पकड़ के अपने इलाके से उन तंजीमों के हाथ में दे दें कि जो काम हम नहीं कर पा रहे वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग उनसे मदद मिल सके। और गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा एक आवाम को या गरीब तबके को, अंडर प्रिविलेज तबके को दिलाया जा सके। अच्छा सर, नया वेरिएंट आया है अभी देश में दोबारा से, सावधानियाँ आप किस तरह से बरतनी चाहिए और आप किस तरह से सावधानियाँ बरत रहे हैं? जी, कोविड को लेकर के हमारा पूरा एक साफ वो है कि जो कि गवर्नमेंट ने बताया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको सभी फॉलो करें। हम अपने स्कूल्स में भी हमारे अभी बल्कि हमने लास्ट वीक में ही जो है वैक्सीन का कैंप हमने अपने स्कूलों में कराया है। 2 स्कूल हैं हमारे, अलीदारा और वारिस निशा। हमने दोनों स्कूलों में 2-2 बार कैंप करा चुके हैं हम वैक्सीनेशन का, और अपने यहाँ भी पूरी उसकी हमने गाइडलाइंस जो है फॉलो करने के लिए दी हुई है, जैसे कि थर्मल उसका टेम्परेचर है या सैनिटाइजिंग है या बच्चों की गिनती 50% रखने की है या दूर बिठाने की है। तो उस सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके लिए भी अवेयरनेस हम कर रहे हैं, कैंप भी चला रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंप भी बार बार हम करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे इंशाल्लाह। के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी, मिशन तालीम के लिए हमारा संदेश यही है कि एक ही मोटिव है, एजुकेशन का है, और हम लोग जो है बेस से लेकर के और ऊपर हायर एजुकेशन तक का एक निज़ाम ऐसा कायम करना चाहते हैं। तो इसमें अलग अलग लोग, जैसे कि बेसिक तालीम है या गरीबों की तालीम है या गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन कराना है या स्कॉलरशिप दिलानी है वो है, या जॉब फेयर के लिए AMP है या और भी MFERD हैं, ये जितनी भी संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम सारी संस्थाओं के साथ कांधे से कांधा मिलाकर के जो काम कर रहा है उसमें हम उनकी मदद करें और हम भी उनसे मदद के तलबगार हैं। हम मिशन तालीम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम पे हमें जो भी इनसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम इनसे मदद लेते रहेंगे, और इनको जो भी हमारे इलाके में ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंधे से कंधा मिलाकर मिशन तालीम के साथ में हैं इंशाल्लाह।